तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है बच्चों, आ गई और मेरा वन शॉट वीडियो ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बी रेडी फॉर यू पीपल। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है इन द 24/7 9 10 10। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम कंप्लीट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द वन शॉट। पर एक बात याद रखिएगा, क्या पहले आपको शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि क्यों आप मेरा वन शॉट देखना चाहिए आपको, क्योंकि इस वन शॉट में मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर की है। दूसरा, इस वन शॉट में आपको वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अगर किसी कारणवश आप होल चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप वन शॉट देखकर अपने एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं, गारंटी है मेरी। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल ऑफ द 24/7 9 10 10। और इस चीज़ की पूरी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको लेक्चर के बीच में लिख के दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पेज जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह मेरी भागेगी। प्लीज पकड़िएगा। आपके यूट्यूब में ये ऑप्शन है कि आप धीरे भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसा आप देखना चाहें। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को हम लोग कुछ सेगमेंट्स में बांटते हैं बच्चों। सो पहला सेगमेंट हमको ये बताता है कि हमें किसी भी बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है। फिर आपकी बॉडी में ये बताता है कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। फिर आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली न्यूरॉन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर क्योंकि न्यूरॉन के पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात करती है। फिर उसकी आपकी एनसीईआरटी ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करती है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर मैं लिटिल बिट इससे थोड़ा सा डिटेल जाना चाहूंगी या जाऊंगी इस वीडियो में, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। फिर आपकी एनसीईआरटी बात करती है किसकी, फिर आपकी एनसीईआरटी बात करती है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, जिसमें वो बात करेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट लाइक ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी हार्मोन्स के बारे में बात करती है। आई नो मेरे बच्चों के हार्मोन हेडिंग में नहीं दिया हुआ है, पर जहां पर भी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट दिया है उसका आखिरी जो आपका पैराग्राफ है उसको आप पढ़िए, वहां पर आपको ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में, और फिर आपका चैप्टर होगा स्वाहा। और इस तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द रोड मैप फॉर द पर्टिकुलर चैप्टर। इस चीज के लिए डिस्क्लेमर दूसरा ये है कि मेरी पेस थोड़ी जल्दी भागेगी क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, और आपको पता है कि शिप्रा मैम जब भी कोई वन शॉट वीडियो बनाती हैं इंफॉर्मेशन से वो पूरा भरा हुआ रहता है। आई एम नॉट लाइक दैट कि कुछ भी छोड़ दूं या बहुत ज्यादा आपको पढ़ा दूं। जितनी जरूरत है उतना ही पढ़िए और एग्जाम में टॉप करके आइए। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें यह लिखा हुआ है कि भैया जीवन को चलाने के लिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं, आपके जीवन को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स मशीनरी को फॉलो करना पड़ता है ताकि आपका जीवन सही तरीके से चल सके। क्लियर है मेरी बात? ये यही लिखा है कि ह्यूमन बॉडी जो है इसके पास एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है और उसे सस्टेन करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। समझ में आई बात? दूसरा, आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों का पावर है। पर आप ये सोचिए कि क्या आपके एनसीईआरटी में पहले पैराग्राफ में ही पहली लाइन में ही लिखा है कि कभी आपने किसी गाय को ऐसे चबाते देखा? आपने गर्म हॉट ऑब्जेक्ट पे अपना हाथ रख के तुरंत आप हटा लेते हैं। आपके पीछे कोई शेर भाग रहा होता तो आप भाग रहे होते हैं। आपको कोई लात देने आ रहा होता तो आप उसे बदल के लात देते हैं। तो बेटा ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन सिस्टम बात करता है या काम करता है ताकि आप अपनी बॉडी को एडवर्स एनवायरनमेंट या बदलते हुए एनवायरनमेंट या किसी भी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रख सकें। और ये बेटा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में एक सिस्टम काम कर रहा है जो आपको कंटिन्यूसली डेंजर से बचाता है। तो और देखो बेटा, डेंजर से बचाने ने इवन आपके भी, जैसे मान लो कि कोई गाय है, गाय अगर वो चारा खा रही, च्यूइंग कर्ड जो है, कर्ड च्यूइंग एनिमल जो है, ये वाला भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप अगर मान लो कोई गाय जो है घास खा रही है, अब घास खा रही है तो उसका पेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो इसकी बॉडी में घास चबाने के लिए उसका ब्रेन उसे सिग्नल देता रहेगा कि बेटा भी तेरा पेट भरा नहीं तो और खाते जा। तो बेटा जब तक पेट तुम्हारा भी ऐसा ही होता है कि जब तुम खाने को देख लेते हो तो लार टपकने लगती है, जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट भर जाता है, कम खाना खाए तो पेट नहीं भरा। ये सब आपको कौन बता रहा? बाजू वाली महिला बता रही, सुनो सुनो अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। नहीं, ये आपका बता रहा है आपकी बॉडी का सिस्टम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन सिस्टम। पर क्या आपके ब्रेन और आपकी नर्व्स और आपके स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ कोऑर्डिनेशन होता है? तो नहीं, आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स भी काम करते हैं जो कोऑर्डिनेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी
बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, ताक दिन 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 तारा, चाटा धर दिया, तेरी ऐसी की तैसी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, वो आपकी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ केमिकल और कुछ बॉडी पार्ट्स लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स की वजह से हो रहा है। समझ में आ गई बात। और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करे। स्टिमुलाई क्या हो सकता है? स्टिमुलाई हो सकता है आपका सिग्नल। स्टिमुलाई क्या हो सकता है बच्चों जी? स्टिमुलाई हो सकता है आपका सिग्नल। सिग्नल क्या हो सकता है? टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, दर्द, दुख, हंसी, खुशी, कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए स्टिमुलाई। सबसे पहले स्टिमुलाई को कौन गेन करता है? सबसे पहले स्टिमुलाई को गेन करते हैं आपके बॉडी के रिसेप्टर। समझ में आई बात? देखो लिखा हुआ है इसमें, टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, हीट, लाइट, कुछ भी हो सकता है। और ये सारे चीज़ों के लिए जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे ठंडी लग रही है तो आप स्वेटर पहन लेते हैं, जब गर्मी लग रही है हाय तौबा बहुत गर्मी लग रही है, जब आप पानी पूरी खाते हैं ये सोट की चटनी और देना, तो ये सब जो आप बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये आप अपनी बॉडी में पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। ऐसा नहीं होता कि जब आपको ठंडी लग रही है तो सिर्फ हाथ में लग रही है, हाथ कांप रही है, ऐसा नहीं होता बेटा, आपकी पूरी बॉडी कांपती है। इसका मतलब ये कि बॉडी की हर सेल रिस्पॉन्स कर रही है। और तो आपकी बॉडी में हर सेल को एक के बाद एक काम करना होता है बच्चों। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ठंडी लग रही तो सिर्फ हाथ में लग रही धूमता और सादे बाकी बैठी हम तो नहीं करेंगे, तू कर ले अपने आप से रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपकी बॉडी की हर एक सेल एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है और इस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी को सिग्नल दिया जाता है, चल धन्नो रेडी हो जाए। तो इस धन्नो को रेडी करने के लिए आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स पार्ट्स होते हैं लल्ला। और ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स होते हैं आपके नर्व्स। क्या होती हैं? नर्व्स। और नर्व्स कहाँ से आती हैं प्यारे बच्चों? नर्व्स आती हैं आपके ब्रेन से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं और रिस्पॉन्स करवाना शुरू करती हैं। चलो चलो शुरू हो जाओ, काम करना शुरू हो जाओ। तो जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, सिग्नल मतलब स्टिमुलाई, ठीक है? स्टिमुलाई कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, एनीथिंग, गुस्सा, खुशी, कुछ भी हो सकता है। इसको लेते हैं सबसे पहले रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन है बेटा? रिसेप्टर बहुत सारे हैं आपके, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, स्किन है, कुछ भी। रिसेप्टर पे सिग्नल आता है, उसके बाद ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर इसे समझना पड़ता है कौन सा सिग्नल आया है, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चल रहा होता है। ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए सिग्नल कहाँ से आता है? बाहर से आता है। कौन लेता है? ये लेते हैं आपके रिसेप्टर्स, आपकी आंख, आपके नाक, आपके कान, आपकी स्किन, ये सब लेते हैं। उसके बाद वो उसे भेजते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करते हैं, ओ ये तो ठंडी का सिग्नल है, ओके मतलब बॉडी को कपकपाना है, तो पूरे बॉडी को ये हा करके सिग्नल दिया जाता है और बॉडी कांपना शुरू कर देती है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन ओनली, ठीक है? तो सब कुछ बॉडी में जो है कोऑर्डिनेट होता है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। या तो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा न्यूरॉन से, या तो आपकी बॉडी में हो रहा होगा कोऑर्डिनेशन केमिकल की वजह से। न्यूरॉन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन के ग्रुप को हम कहते हैं नर्व्स। क्लियर? न्यूरॉन के ग्रुप को क्या कहा जाता है प्यारे राजा बेटो? न्यूरॉन के ग्रुप को कहा जाता है नर्व्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपकी बॉडी में दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक नर्व से होगा, एक केमिकल से होगा। नर्व्स के थ्रू, जो कि न्यूरॉन का ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नर्वस होना है बेटा, है ना? नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो नर्व से सिग्नल जा रहा है तो नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम कहलाएगा। अगर केमिकल से जा रहा है तो केमिकल सिस्टम कहलाएगा। ये जो केमिकल वाला सिस्टम होता है ना, लिटिल बिट स्लो होता है, पर ये बहुत देर तक चलता है। वो बहुत फास्ट होता है पर जल्दी खत्म हो जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए भाई साहब अब शुरू करते हैं। देखिए हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड होता है। किसी ने आपको चाटा धर दिया, तेरी ऐसी तेरी तड़ाक, तो आप बैठे रहते हैं, आपको रिस्पॉन्स आता है। 3 साल बाद घर पहुंचे तो आपको पता चला कि ओ चिट्टू ने तो मुझे चाटा मारा था। ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपकी बॉडी में जब भी कोई स्टिमुलाई मतलब सेंसेशन, कोई सिग्नल बाहर से आता है तो आप उसके प्रति क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे ना, मतलब आप बीमार हैं, आपको कुछ हो गया, आपको इलाज की जरूरत है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपको बताया कि ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स। इसका मतलब ये है कि इसी को हम कहते हैं रिसेप्टर।
क्या समझे? रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वो होते हैं जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जो सिग्नल को पकड़ते हैं। सिर्फ इतनी बात याद करो, रिसेप्टर क्या है? कुछ नहीं, टिप ऑफ नर्व है। टिप ऑफ मतलब जैसे न्यूरॉन होता है, अगर आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा तो न्यूरॉन का डायग्राम ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा ला 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 ला। तो ये जो आपका ग्रुप होता है, देखो यहाँ से सिग्नल आता है। देखो जैसे मान लो ये कोई चुन्नी लाल सिग्नल है, ठीक है। अब ये चुन्नी लाल सिग्नल इस पर ट्रैप होंगे तो इनको पता चलेगा। जैसे मान लो कि मेरी यहाँ से मैंने हॉट ऑब्जेक्ट पे, गरम प्लेट पे अपना हाथ रखा, तो न्यूरॉन का ये जो ब्रांच है, ये हॉट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो हीट है, इसको जैसे ही लेता है ये सब तिलमिलाने लगते हैं और सिग्नल यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं ताकि मैं अपना हाथ वहाँ से हटा सकूँ। तो रिसेप्टर क्या है? कुछ नहीं है, टिप ऑफ द न्यूरॉन्स है, टिप ऑफ द नर्व्स है जो सिग्नल को गेन करते हैं, बस। तो जैसे आपको सिग्नल मिला, जैसे आपके न्यूरॉन ने सिग्नल गेन किया, वो किसको भेजेगा? आगे भेजेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, फिर एनालाइज किया जाएगा और एनालाइज करके वापस आपके हाथ में आएगा। अरे भैया जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे, हटा ले यहाँ से हाथ। तो आपको ये समझ में आया कि आपकी बॉडी में हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड हो रही है। आपकी बॉडी में रिसेप्टर सिग्नल लेता है, उसके बाद नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर वहाँ से एनालाइज होकर बाहर आता है, फिर वापस आपके हाथ में जाता है ताकि आप अपना हाथ हटा लीजिए, नहीं तो राख हो जाएंगे, शोला शबनम बन जाएंगे। क्लियर है? ओके। तो अब आपको ये बताना है कि रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं। बेटा कहीं भी हो सकते हैं यार। आँख रिसेप्टर है, कान रिसेप्टर है, मुंह रिसेप्टर है, जीभ रिसेप्टर है, नाक रिसेप्टर है, स्किन रिसेप्टर है। इन सब जगहों पर आपके सिग्नल बाहर से आते हैं। किसी ने तुम्हें चिमटी खोटी, न्यू पिंच, तो न्यू पिंच जब खोटते तो दर्द होता है कि नहीं होता? कई बार तो इतना गुस्सा आ जाता है कि साले पागल हो गया कि एक चाटा मार देंगे हम। तो जब ये चिमटी खोटते हैं आप, जब आप चींटी काटते हैं किसी को, तो ये क्या है? आपको क्या मिल रहा है बाहर से? आपको मिल रहा है सेंसेशन, स्टिमुलाई मिल रहा है। इसको कौन गेन करता है बच्चों? इसको गेन करते हैं आपके न्यूरॉन। फिर बस वहीं स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, फिर वापस आएंगे और आप बोलेंगे पागल हो गए क्या, और एक लात मारेंगे ताकि वो आपसे दूर चला जाए। समझ में आ गई बात? तो आपके अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग चीज़ों को सेंसेशन करते हैं। जैसे आप बोलेंगे, जैसे आपने देखा होगा, आप सेंसेशन के प्रति अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। जब कोई अच्छी चीज़ होती है, आहा क्या बना है, जब कोई गंदी चीज़, बहुत बदबू आ रही है, तो ये सब जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में रिस्पॉन्स है ना बेटा, ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन है, जो रिसेप्टर कौन है, वो है आपकी नाक, और आपका ब्रेन एनालाइज करता है और वापस सिग्नल भेजता है ताकि आप रिस्पॉन्स कर सकें। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ जो कि आपको ध्यान से समझना है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखो, मैं वैसे हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर मैं एक छोटू सा डायग्राम से आपको समझाना चाहती हूँ कि सिग्नल होता कैसे। मान लो कि ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है, मैं ऐसा लेटा हुआ न्यूरॉन बनाती हूँ। चलो बेटा देखो, ऐसा है कि मैंने 1 शॉट वीडियो बना दिया है। आप इस 1 शॉट को पढ़िए, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे बेटा तो भगवान कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगी? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो जीवन में किसी का कुछ नहीं हो पाया है, तो आपका भी कुछ नहीं होगा लल्ला, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूट सा न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन के ग्रुप को हम नर्व्स कहते हैं। नर्व्स की जो टिप होती हैं वो जिस ऑर्गन में मतलब ऑर्गन के जो आपका न्यूरॉन का टिप होता है वो ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है ताकि वो सिग्नल को पकड़ सके और आपको दे सके। ठीक है, इनको हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा न्यूरॉन में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, टिश्यूज़ का चैप्टर तो भैया अपन लोगों ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हटाया गया था टर्म 2 से। तो यहाँ पर आपको याद होगा, तो इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और अभी मैं आपको न्यूरॉन का डायग्राम भी पढ़ाऊंगी, तो अभी कोई हु हल्ला चिल्ला चोट नहीं मचाएगा, छाती पीट कर रोने लगेगा ये क्या बता रही है, मैं बताऊंगी अभी मैं। ठीक है, तो ये बच्चों डेंड्राइट। ठीक है, और ये वाला पार्ट न्यूरॉन का होता है साइटोन, या इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी। इसे हम दोबारा भी पढ़ने वाले हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं लेगा। और ये जो लंबा वाला हिस्सा होता है ये होता है एक्सॉन। मुझे पता है कि नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि चैप्टर बोरिंग बहुत है, पर शिप्रा मैम के साथ बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, और बेटा जी ये होता है एक्सॉन और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर होता है एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर है? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये मान लो किसी को सिग्नल दे रहे हैं, ये मान लो आपकी कोई मसल है, मान लो कि ये आपकी कोई मसल है और ये न्यूरॉन सिग्नल दे रहे हैं। मान लो कि ये न्यूरॉन जो है किसका सिग्नल दे रहे हैं, मान लो ये सिग्नल दे रहे हैं हीट का। मान लो ये सिग्नल दे रहे हैं हीट का। किसको दे रहे हैं? आपकी हाथ की मसल को दे रहे हैं। तो सिग्नल जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो सिग्नल जाता है बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ में आई बात, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैडम जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आयन्स होते हैं उनके एक्सचेंज होने की वजह से ये सिग्नल जो है जाता है। देखो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कुछ नहीं है, इंपल्स होती है। इंपल्स मतलब करंट होता है, चार्जेस, ठीक है, इंपल्स या इन्हीं को हम कह देते हैं चार्जेस। कोई ये पूछता है मैडम सिग्नल क्या है, ओला है, गोला है, पानी है, ज्वालामुखी है, क्या है, पॉटी है, सुसु है, क्या है बेटा, कुछ नहीं है। सिग्नल है आपका चार्ज। जब भी हीट आपको लगती है, यहाँ पे मान लो हीट आपके नर्व में आई, तो यहाँ पर आपके न्यूरॉन के आगे पीछे एक्सॉन में होते हैं चार्जेस। ये चार्जेस अंदर बाहर होते हैं जिससे कुछ सिग्नल जनरेट होने लगते हैं, और उसके बाद आखिरी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस चीज़ के लिए बच्चों, हीट के लिए हैं। किसके लिए, हीट के लिए है। उसके बाद आपको समझना है कि ये एक्सॉन टर्मिनल में यहां पर आपका सिग्नल भर चुका है, पर अब आपको एक चीज समझनी है कि अब यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करा जाता है केमिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट करा जाता है, केमिकल सिग्नल में। ध्यान से समझना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा पर आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद इन केमिकल सिग्नल्स को हम यहां पर रिलीज कर देते हैं, और इन्हीं केमिकल सिग्नल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई, सिग्नल न्यूरॉन से अंदर आई, ये जो यहां से ट्रैवल हो रहा है ये सिग्नल है। सिग्नल किस फॉर्म में है बच्चों, चार्ज के फॉर्म में है, ठीक है। चार्ज अंदर बाहर हो रहे हैं, मतलब जब चार्ज अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि सिग्नल मूव कर रहा है, ठीक है, चार्जेस के फॉर्म में। पर जैसे आप यहां पर आते हैं, सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, एंड दिस इज कॉल्ड एज केमिकल सिग्नल, और इन केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपको न्यूरॉन का एंड और इस मसल के बीच में कोई गैप दिखाई दे रहा है, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो मैडम ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये क्या बता रहे हैं हमें, बता रही हूँ, इन दोनों के बीच का जो गैप है, या इन दोनों का ये जो दोनों एसोसिएशन आपको दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। और साइनैप्स के बीच में गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, इस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पे आया, केमिकल सिग्नल बना, केमिकल सिग्नल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हम ये मानते हैं कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर में आपका सिग्नल है हीट का। अब मान लो इसे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है, या मसल में जाना है, या कहीं भी जाना है, तो इन दोनों के बीच में ये एसोसिएशन होता है। पर मेरे लल्ला ये एसोसिएशन इतना मजबूत नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है एसोसिएशन, पर हल्का सा इस एसोसिएशन के बीच में गैप होता है। तो प्यारे बच्चों, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स इज द एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और इट इज द एसोसिएशन बिटवीन द न्यूरॉन और एनी ऑर्गन जहां पर भी सिग्नल जाना है। साइनैप्स के बीच में एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इसका ब्रेकडाउन होता है। ध्यान से समझना, यहां पर इसका, इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेकडाउन होता है, और सारे सिग्नल को मसल में दिया जाता है या न्यूरॉन में दिया जाता है। पर जब नेक्स्ट न्यूरॉन में देंगे तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या समझा आपने, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन, देन इट विल रिलीज इनटू द गैप, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर वो जो केमिकल है वो ब्रेक डाउन होगा, सारे सिग्नल्स को मसल को देगा या नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा, नेक्स्ट न्यूरॉन को दे रहा है तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा। नाउ मैं अब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों बनाना है। ये बेटा मेरे को मन नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना दूं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम आप अपने इंपल्स को, इंपल्स मतलब जो भी सेंसेशन आ रहा है उसको आप चार्जेस के फॉर्म में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये हमेशा फास्ट होता है। ये हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ को ट्रैवल कराना है तो आप हमेशा सिग्नल को, अपने इंपल्स को, अपने सेंसेशन को चार्ज के फॉर्म में ही ट्रांसफर कराएंगे।
तो मैम लास्ट में केमिकल के फॉर्म में क्यों कर दिया आपने? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा समस्या है और सबसे ज़्यादा स्पीड हमको एक्सॉन पे ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। देन विल कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल। उसके बाद केमिकल को बीच में तोड़िए, सारा सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दीजिए, फिर से इलेक्ट्रिकल बन जाएगा और ये जो आपका केमिकल है ये वापस से रीजनरेट होकर इसी जगह पर वापस आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट तो होता है बट ऑलवेज नीड अ रीसेट मैकेनिज्म। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑलवेज नीड अ रीसेट मैकेनिज्म। रीसेट मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जब एक बार यहां से यहां आपने अपना सिग्नल दे दिया तो आपका केमिकल रीसिंथेसाइज होता है जो टूट गया था और वापस से न्यूरॉन में आ जाता है। दिस इज द रीसेट मैकेनिज्म। और जितने स्पीड से ये ऐसे आता है उतनी स्पीड से यहाँ पर ये स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर इतनी स्पीड से सिग्नल आप दूसरे न्यूरॉन को देंगे तो वो पगला जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द रीसेट मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते तो बहुत फास्ट है पर वो कंटिन्यूअसली इतनी ही स्पीड से नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल नहीं दे सकते, इस गैप में उनकी स्पीड को स्लो किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद सिग्नल को दे दिया जाता है न्यूरॉन को या नेक्स्ट ऑर्गन को, और उस केमिकल जिसमें सिग्नल भरा हुआ है उस केमिकल को वापस से बनाकर न्यूरॉन को, पहले वाले न्यूरॉन को वापस कर दिया जाता है। आई होप मैं जो बोल रही हूं वो आपको क्लियर हो गया है। मैंने कुछ अलग नहीं बोला बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पगलाई मत क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक ऐसा नहीं करना है बच्चों। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, आ जाओ। ये न्यूरॉन है, ठीक है। मान लो कि आप अपना हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट में रखते, फिर आप ऐसा हटा लेते हो ना, तो इसका मतलब क्या कि आप जितनी तेजी से सोच भी नहीं पाए उतने तेजी, उससे पहले ही आपका हाथ उठ गया। क्या ऐसा कर लिया भैया? आपकी बॉडी में होता है सिग्नल ट्रांसमिशन। तो आपके न्यूरॉन जैसे ही हीट, टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, किसी भी चीज़ को जब फील करते हैं तो वो अपना सिग्नल, जो भी आप सेंसेशन ले रहे हो उसका सिग्नल पास करते हैं दूसरे न्यूरॉन को। आप दूसरे न्यूरॉन को पास करते हैं तो किस फॉर्म में पास करते हैं? चार्ज के फॉर्म में। और ये बहुत फास्ट, बहुत स्पीड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। पर बेटा अगर इतनी स्पीड से नेक्स्ट न्यूरॉन को दिया तो नेक्स्ट न्यूरॉन तो डैमेज हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिग्नल का मॉडिफिकेशन करते हैं। उस सिग्नल को हम इन द फॉर्म ऑफ केमिकल के फॉर्म में रिलीज करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है? केमिकल फॉर्म में। और फिर केमिकल के फॉर्म में सिग्नल को इस गैप में रिलीज किया जाता है एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप चाहें तो एनसीईआरटी खोल सकते हैं। और उसके बाद सिग्नल मसल को दिया जाता है ताकि आप जो है हाथ इतने आसानी से उठा सके। तो मैडम जी जब हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में आखिरी में कन्वर्ट करना ही था तो केमिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं, इसलिए चार्जेस के फॉर्म में इंपल्स को, ये सिग्नल को ट्रांसमिट किया। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बच्चों, हम देख नहीं सकते, बस हम एज्यूम कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सिग्नल मिला आप हाथ हटा लेते हैं। आपको बस ये याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, तो ये होता तो बहुत ही बहुत 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 फास्ट है, पर इसमें हमेशा आपको एक रीसेट मैकेनिज्म चाहिए रहता है। रीसेट मैकेनिज्म का मतलब आप जब भी नेक्स्ट न्यूरॉन को देते हैं तो थोड़ा सा वो स्लो हो जाता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है, फिर से स्पीड बनती है। क्लियर? तो एक रीसेट मैकेनिज्म हमेशा यहाँ पे चाहिए होता है, इसलिए हम कंटिन्यूटी पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या होगा कि इतनी स्पीड आपकी झेल नहीं पाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ये सिग्नल वहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो ये मसल है, ठीक है, अगर यहाँ पर नर्व जुड़ा होगा, ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे नर्व जुड़ा होगा तो यहाँ से यही वाला जो सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल केमिकल वाला होगा। बाकी सारी सेल टू सेल पहुँचाने के लिए हम हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, कि हर सेल में न्यूरॉन पहुँचे, पर उन हर सेल को काम तो करना ही है, रिस्पॉन्स तो करना ही है, तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्स होता है बाय द हार्मोन्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मिलते, जो न्यूरॉन्स के थ्रू जिन सेल्स को सिग्नल दिए जाते हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है। जो सेल जिनको न्यूरॉन सिग्नल नहीं दे पा रहा उनको सिग्नल तो देता है, पर जो एक्शन करने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है वो हार्मोन्स के थ्रू दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हर जगह इस्तेमाल नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी वेरी फास्ट। वी नीड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द केमिकल सिग्नल. The chemical signal delivers the signal to the next neuron,
एंड रीजनरेट इटसेल्फ एंड गोज टू द फर्स्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन एक्शन करना शुरू करेगा। हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट होते हैं, पर इनको हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक रीसेट मैकेनिज्म होता है, वो हर जगह वैसे ही काम नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ लिसन टू मी। न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ये अपने से मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? चलो भैया जी, अब आ जाओ, पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। नाउ ध्यान से देखो। The information acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell set off all chemical reaction create an electrical impulse। क्या समझे आप कि जैसे ही सिग्नल डेंड्राइट के पास आता है वो क्या बना लेता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इंपल्स मतलब सिग्नल, ठीक है। दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी अलोंग विद एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पर आ गए। एक्सॉन के एंड पर सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिलीज किया जाता है और वी कैन ऑल्सो says that कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वी कन्वर्ट द केमिकल सिग्नल। उसके बाद ये केमिकल सिग्नल उस गैप में रिलीज किए जाते हैं और फिर उस गैप में सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दिया जाता है। फिर से नेक्स्ट न्यूरॉन किस फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है? देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो केमिकल जो कि देखो, केमिकल का काम ही ये है कि भैया सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन पहुंचा दो और वापस से वो केमिकल अपने पहले वाले न्यूरॉन में आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आप लिख सकेंगे। द केमिकल क्रॉस द गैप और साइनैप्स स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यही मैंने बोला आपको, ठीक है। साइनैप्स फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल सच एज मसल और ग्लैंड। इसी तरीके से वो अपना सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन को भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भैया। तो अब आपने ये देखा कि आपका जो सिग्नल है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ हु तो नहीं हो रहा है, टेंशन तो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, क्लेफ्ट में रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। केमिकल टूटा, सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में गया, केमिकल रीजनरेट हुआ, पहले वाले न्यूरॉन में आ गया। उस गैप को हम क्या कहते हैं बेटा जी? बेटा जी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्स क्या है? जोड़। किसका जोड़ हो सकता है? या तो न्यूरॉन से न्यूरॉन का जोड़ हो सकता है या तो न्यूरॉन से मसल का जोड़ हो सकता है। समझ में आई बात? और इन केमिकल को लल्ला मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। अब ये लिख के आना, मेरी नाक मत कटवा लेना, तुम इंडिया के जो है तो बेस्ट स्टूडेंट हो बायोलॉजी के, डोंट डू दिस, है ना। अब अपन लोग पढ़ते हैं बच्चों न्यूरॉन का डायग्राम। न्यूरॉन में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन क्या है बच्चों। न्यूरॉन में ये जो होता है, ये जो भूतनी जैसे चुड़ैल जैसे बाल दिख रहे हैं, ये होते हैं डेंड्राइट, ठीक है। ये डेंड्राइट क्या करते हैं बच्चों? डेंड्राइट पकड़ते हैं सिग्नल। तुम ले आओ इधर से सिग्नल, तुम ले आओ, ओह माय गॉड मेरे बाल, ठीक है। सिग्नल पकड़ने का काम करते हैं। सिग्नल किसको देते हैं? साइटोन को। ये जो साइटोन सेल बॉडी है बेटा, हम 9th क्लास में न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ चुके हैं। अब ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है वो यार शिप्रा हमको लगता है 9th भी पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो भैया ये डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट से आपका सिग्नल आता है। सिग्नल क्या है बच्चों? बताओ जल्दी से। सिग्नल है इंपल्स। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया। फिर कहाँ गया? सेल बॉडी में गया। सेल बॉडी में गया। सेल बॉडी के बाद कहाँ गया? एक्सॉन में गया। एक्सॉन के बाद कहाँ आया? एक्सॉन टर्मिनल में भरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। उसके बाद कहाँ रिलीज करेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। 3 पार्ट है, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्राइट सिग्नल, इंपल्स मतलब सिग्नल, सिग्नल मतलब सेंसेशन को रिसीव करता है। साइटोन उसको प्रोसेस करता है। ओह ठीक है। साइटोन जैसे ब्रेन होता है ना तुम्हारा, वैसे पूरे न्यूरॉन का ब्रेन है वो सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन कहते हैं। तो बेटा जी ये आपको समझना है कि साइटोन प्रोसेस करता है। ओह ये तो हीट का है, ठीक है, चलो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्रोसेस करता है। उसके बाद वो किसको देता है बच्चों? उसके बाद देता है वो सेम, ठीक है, एक्सॉन को देता है। एक्सॉन जो है या तो वो दूसरे न्यूरॉन को दे सकता है सिग्नल, या तो किसी मसल को दे सकता है, ठीक है। अब देखो एक्सॉन के ऊपर या तो चद्दर पहने हो सकते हो या तो चद्दर पहने नहीं हो सकते हो। अगर एक्सॉन के ऊपर कोई कवर है तो उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, तो उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर कोई चद्दर नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड शीथ, इसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपके ऊपर चद्दर ओढ़े हुए हो तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, चद्दर नहीं ओढ़े हुए हो तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं ये हमेशा फास्ट वर्क करते हैं, बहुत तेज तेज, क्योंकि जो भी आयरन हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर चद्दर पहने होगे, देखो भैया ठंडी लगती, ठंडी सोना, जैसे मान लो कि अपन को बहुत ठंडी लगती तो हम क्या करते हैं? ऊपर से कंबल ओढ़ लेते हैं, तो हमारी बॉडी की जो हीट निकलती है वो वापस से बॉडी में आती रहती है, तो हमें गर्मी लगती रहती है। तो यहाँ पर भी ऐसे, तो चार्जेस के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो रही है एक्सॉन से, तो चार्ज लॉस ना हो जाए तो कंबल उड़ा देते हैं। इस कंबल को हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ की वजह से
चार्ज लॉस नहीं हो पाता तो आपका सिग्नल और तेजी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो माइलिन, देखो यहाँ पे लिखा है कि इंपल्स ट्रांसमिशन माइलिन शीथ में हमेशा फास्टर होता है। अब बेटा मेरे लाल, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, न्यूरॉन कितने प्रकार के हो सकते हैं? मैम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कहीं भी एनसीईआरटी में अगर नाम लिखा है तो आपको पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और नर्व कैसे सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और बेटा गलत नहीं करके आना है। सिग्नल लिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया, केमिकल फॉर्म में क्लेफ्ट में रिलीज किया, केमिकल ने सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दिया और केमिकल वापस से अपने पहले न्यूरॉन में आ गया। तो मैडम जी केमिकल का काम क्या है? केमिकल का काम है कि भैया सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन को दो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट हो गया तो नेक्स्ट न्यूरॉन बेहोश हो जाएगा, इतना तेज तेज सिग्नल लेकर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, हमारे पास 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। ध्यान से सुनना, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो आपके सिग्नल, देखो भैया है तो बहुत सारे टाइप के न्यूरॉन, पर तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें यही पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्योंकि मैं शुरू करूंगी इसके बाद। पहला है मेरे प्यारे बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। अभी तक पढ़ के ऐसा तो नहीं लग रहा है हाय तो भाई सच तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, ऐसा नहीं करना है बच्चों। और आपके एग्जामिनेशन से पहले इसके डिटेल वीडियो भी मैं आपको बना दूंगी। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो सिग्नल या इसी को हम कहते हैं इंपल्स, ठीक है? सिग्नल या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंपल्स। जो इंपल्स को कहां से कहां की ओर लेके जाता है, ये आपके इंपल्स को लेके जाता है कहां से कहां की ओर बच्चों? ये लेके जाता है आपका रिसेप्टर, जहां पे आपको चोट लगी है, गर्मी लगी है, चाटा पड़ा है, ऑर्गन से लेके जाता है कहां पर? आपके लेके जाता है ब्रेन में लेके जाएगा या आपके स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद होते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के न्यूरॉन बच्चों। नेक्स्ट टाइप का न्यूरॉन है, भूषण भैया एसी चलाओ यार, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं, बच्चे पगला रहे हैं। मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है बच्चों? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं, ध्यान सुनिए, मोटर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होते हैं प्यारे बच्चों? मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि ब्रेन से वापस सिग्नल लेके आते हैं ऑर्गन तक, ठीक है? कौन सा ऑर्गन? एफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है? और एक और न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है? ध्यान से सुनिए, आपके पास 3 प्रकार के न्यूरॉन है। एक है सेंसरी न्यूरॉन। तो मान लो कि अगर आपको कोई सुई चुभो दे, चकक, ठीक है? तो चकाक करके जब आप सुई चुभोगे तो यहाँ से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल ले जाने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन का। वापस लाने का काम किसका है? मोटर न्यूरॉन का। पर बेटा जी जब आप सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जब आप सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को दे रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड वापस मोटर न्यूरॉन को दे रहा है, तो उसके बीच में एक और न्यूरॉन काम करता है जिसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इसके बारे में हम रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। अब सुनो, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तुम्हारे घुटने पर एक हथौड़ा किसी से मारिए, पैट, अगर किसी ने तुम्हारे घुटने पर अब देखो ये रिले न्यूरॉन के बारे में रिफ्लेक्स सेक्शन में हम समझेंगे। मान लो कि किसी ने तुम्हारे घुटने पर एक हथौड़ा मार दिया, समझ में आई बात? अगर तुम्हारे घुटने पे एक हथौड़ा मार दिया तो तुम क्या करते हो? हटा लेते हो। अगर तुम्हारे में पिन चुभो दिया, आप तुरंत हटा लेते हो। गरम तवे पे हाथ रखो, तुरंत हटा लेते हो, ठीक है? खाना अच्छा देखकर लार टपकने लगती है, ठीक है? ये सब क्या होता है बेटा, कभी सोचा है? अब तुम सोचो, खाना अच्छा देख के लार टपकने लगना, गरम तवे पे हाथ रखकर तुरंत उसे हटा लेना। बेटा जब हम गरम तवे पे रखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा जल जाए उसके बाद हटाते, नहीं, इतना सोचने का तो समय ही नहीं है। सुनो, जब हम सोचते हैं कि आज मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी, आज मैं बड़े बड़े बाल करके, स्ट्रेट बाल करके उन लड़कों के सामने जाऊंगी, तो मैं ऐसा काम सोच रही हूँ क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है। ऐसा मैं सोच सकती हूँ, 2-4 दिन तक सोच सकती हूँ, उसके बाद उन लड़कों के सामने सच के जा सकती हूँ, बात अलग है। पर जब भी बेटा हम ये इमीडिएट एक्शन सोच रहे हैं तो आपके पास इतना थिंक ओवर करने का प्रोसेस ही नहीं है। नॉर्मली जब आप सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पहले वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन उसको सोचते हैं अच्छा रेड लगाओगी, पिंक लगाओगी, ब्राउन लिपस्टिक लगाओगी, वो आपको डिसीजन करके वापस देता है आपके हाथ को, आप लिपस्टिक उठाते हैं और पोतना शुरू करते हैं। पर जब हम इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो ब्रेन को एनालाइज करने का समय नहीं मिलता, ब्रेन को एनालाइज करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि एनालाइज तो आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा रिस्पॉन्स करना है। और जब ऐसा रिस्पॉन्स आपको करना है तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेन का काम होता है डिसीजन बनाना।
ब्रेन का काम क्या है? डिसीजन बनाना। ब्रेन का काम क्या है? चीजों को एनालाइज करना। ब्रेन का काम क्या है? आपको सब चीज एनालाइज करके वापस देना ताकि आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर सके। पर बेटा अभी तुम्हें इमीडिएट एक्शन चाहिए। आप यहाँ पे गर्म तवे पे हाथ रखें, आपका ब्रेन सोचेगा हटा ले कि नहीं हटा ले, थोड़ा जलेगा कम जलेगा, इतने देर में तो आपका हाथ जल के राख हो जाएगा। तो आपको ब्रेन को रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको एक इमीडिएट एक्शन चाहिए है और उसके लिए आपको अभी ब्रेन की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन, ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री। देखो भैया मुझे लिपस्टिक लगाना, ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं लिपस्टिक लगा रही हूं क्योंकि मेरे ब्रेन ने आज मुझे डिसीजन दिया है कि रेड लिपस्टिक लगाना, क्योंकि जब कैमरे की लाइट पड़ती है तो रेड लिपस्टिक अच्छी लगती है। पर जब आपकी बॉडी में सडन एक्शन होता है तो आपकी बॉडी में ब्रेन सोचकर काम नहीं करता, तो इसलिए ब्रेन की जरूरत भी नहीं है अभी आपको। तो सडन इनवॉलेंट्री एक्शन इज कॉल्ड एज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। कोई वॉलेंट्री एक्शन नहीं, गरम तवे पे हाथ रखा तुरंत हटाएंगे, कुछ नहीं वॉलेंट्री है, सोच कर नहीं करता वो काम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है? अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी एवरीबॉडी। जैसे कि रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आप गरम तवे पे हाथ रख रहे हैं तो आपके लिए रिसेप्टर क्या है? आपका हाथ है। क्या है? आपका हाथ है। तो इसे हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है भैया। रिसेप्टर क्या होता है? न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन का टिप होता है जो सिग्नल को लेता है, ठीक है, टिप मतलब डेंड्राइट। ओके, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास गए, देखो भैया आ जाओ भैया, चलो मैं एक सुंदर से डायग्राम से आपको समझाती हूं। कहाँ है सुंदर डायग्राम? ओके, मान लो कि हमको जो है खतरों के खिलाड़ी बनने की इच्छा है, हम देखना चाहते हैं कि कितना जल्दी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो हमने अपनी उंगली मोमबत्ती के ऊपर रखी। रिसेप्टर क्या है? आपकी स्किन, स्किन के रिसेप्टर हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? न्यूरॉन। न्यूरॉन का देखो एंड बना हुआ है। उसके बाद ये कौन से न्यूरॉन है बच्चों? ये देखो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया। उसके बाद ध्यान से देखो, सेंसरी न्यूरॉन के सिग्नल को कहाँ दिया गया? स्पाइनल कॉर्ड को दिया गया, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। तो जब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब सेंसरी न्यूरॉन सटाक से सिग्नल लेकर जाता है तो वो मोटर न्यूरॉन को डायरेक्ट नहीं दे जाता, पहले वो रिले न्यूरॉन को देता है। रिले न्यूरॉन जल्दी से एनालाइज करके किसको देता है? सिग्नल मोटर न्यूरॉन को देता है, और मोटर न्यूरॉन वापस से आपकी मसल सेल को सिग्नल देता है ताकि आप हाथ वहां से हटा सके। समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पर एक आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा 3 न्यूरॉन्स का, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, चांद सितारों इसीलिए बनाया गया है ताकि हम किसी भी चीज़ के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स कर सके। अगर ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन में जाते, ब्रेन में फिर एनालिसिस होता और मोटर न्यूरॉन से वापस आता, तब तक तो हमारे हाथ जल गया होता और हड्डी बाहर आ गई होती। समझ में आ रही थी बात? तो ये बात आप समझिए कि इवोल्यूशन के दौरान रिफ्लेक्स एक्शन बना ही इसलिए है। देखो, एवरी एक्शन इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, द रिफ्लेक्स एक्शन मेनली कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्यों होता है ऐसा? देखो मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है, बिकॉज देखो ये एनसीईआरटी की लाइट है, रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन द एनिमल बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ, सो दैट वी नीड टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ब्रेन जो होता है, ब्रेन एनालाइज करता है, सोचता है, समझता है, डिसीजन लेता है, तब वापस करता है आपको। यहां पर आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन से आप सिग्नल किसको देंगे? आपके मोटर न्यूरॉन, जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और सिग्नल वापस से इस मसल को आएगा, क्योंकि हाथ आपको हाथ उठाना तो यही वाली मसल आपका हाथ ऐसे करके उठवाती है। समझ में आ गई बात? तो आपको एक आर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है विच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, एंड होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। लार का टपकना, भूख का लगना, चाटा धर के वापस चाटा मार देना, नी जर्क लगना, हाथ गरम तवे पे रख के हटा लेना, पिन का चुभो देना, कांटा लगने पर पैर हटा देना, ये सब इमीडिएट एक्शन है विच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप दिस इज कॉल्ड। तो आपको समझ में आया कि आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन इतना फास्ट नहीं होता, आपको स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से किसको? रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से किसको? मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन, हाथ हटा लीजिए, ठीक है।
उसके बाद अब अपन बात करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन ब्रेन के नाम से दिया गया है, पर मैं थोड़ा इसमें डिटेल करना चाहूंगी, फटाफट कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो प्यारे मेरी आंखों के तारों, आपकी बॉडी में दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपकी बॉडी में दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर पे क्या है, देखो बेटा, सेंटर पे आपका ब्रेन है और सेंटर पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। सेंटर पे आपका ब्रेन है, सेंटर पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो भी सेंटर पे है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और उससे क्या निकालती हैं, उससे क्या बाहर निकलती हैं, उससे बाहर निकलती हैं चुड़ैल जैसी नर्व्स। तो नर्व्स किसका पार्ट है, नर्व्स मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, मेरे लल्ला, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन का ग्रुप बाहर निकलता है जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। तो जितनी भी प्रकार की नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ी जाएंगी। तो सेंट्रल में क्या पढ़ा जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जितने भी प्रकार की नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ी जाएंगी। शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, चलो शुरू करते हैं। ब्रेन क्या है, चलो 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 एवरीबॉडी। ब्रेन आपकी बॉडी का सब कुछ है यार। ब्रेन आपकी बॉडी में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, इवन तुम्हारा ब्रेन ये भी पहचान सकता है कि कई बार ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपके मम्मी पापा आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो आपको अनफेमिलियर नहीं लगता, पर अगर ऐसे ही कोई दूसरा लड़का टच कर ले तो आप बोलते हैं ए दूर रहो तुम थोड़ा, अच्छा अनफेमिलियर टच। आपका ब्रेन ये भी बताता है कि दिस इज द फेमिलियर टच, दिस इज द अनफेमिलियर टच। आपका ब्रेन ये बताता है कि पेट भर गया है कि नहीं भरा। आपका ब्रेन ये बताता है कि डर रहे हैं, आप तेज सांस लीजिए। आपका ब्रेन ये बताता है कि आप रो रहे हैं। आपका ब्रेन ये भी बताता है कि छत के ऊपर चुड़ैल बैठी है, डरना शुरू करिए। तो आपका ब्रेन आपको हर चीज बताता है बच्चों। तो आपके ब्रेन में आपकी बॉडी के सारे एक्शंस के डिसीजन होते हैं। समझ में आई बात। ब्रेन जो होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, ठीक है, और इसका काम ही ये होता है कि जो इनपुट आ रहा है, देखो ब्रेन का काम क्या है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। बहुत जल्दी हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, फटाफट से, वन शॉट है, थोड़ा फास्ट चलेगा तो डोंट वरी। जैसे मान लो कि ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये इनपुट है। इनपुट मतलब ये सिग्नल आ रहा है, इनपुट, ये आपका सिग्नल आ रहा है। तो ब्रेन पता है क्या करता है, ब्रेन लेता है डिसीजन, ठीक है। ये जो सिग्नल आ रहा है ये इसका सिग्नल है कि छत पे चुड़ैल बैठी है, और फिर वो आपको क्या देता है, आउटपुट। अब आउटपुट के लिए आपको कांपने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। तो आपका आउटपुट कहाँ जाएगा, आउटपुट कहाँ जाएगा, आपके बॉडी में हर पार्ट में। आपका हाथ में जाएगा, हैंड्स में जाएगा, आपके लेग्स में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, एवरीवेयर जाएगा, ताकि आप कांपना शुरू करिए। समझ में आ गई बात, डन है। तो समझ में आया बात, क्लियर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। समझ में आई बात। फोर ब्रेन के बारे में मैं आपको बात करती हूँ। क्या होता है, जितनी भी क्रिएटिविटी है दुनिया में, मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया, दुनिया में जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब फोर ब्रेन की है। जब मैम आपको बोलती है कि फोर ब्रेन क्रिएटिविटी करता है, जब आपकी शिप्रा मैम बोलती है कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो आपकी कॉपी में आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई चीज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब भी मैं आपको कुछ बोल रही हूं और आप उसके लिए रिस्पॉन्स करना शुरू किए, जब आपको पता है कि जब आप क्लास में बैठे हैं तो आपका पेपर, जब आपकी टीचर बोलती जा रही है आप लिखते जा रहे हैं, इधर से पेपर उड़ता जा रहा है, आपने हाथ रख लिया, सब एक पेन चेंज करना, ये सब एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितनी भी थिंकिंग एबिलिटी वाले पार्ट हैं वो सब किससे होते हैं, फोर ब्रेन से होता है। अगर आप मैथ्स बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी सॉल्व करते हैं, आप अबैकस बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, मैथ बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, तो आपका फोर ब्रेन बहुत अच्छा है। तो फोर ब्रेन जो होता है ये दुनिया की सारी चीजें करवाता है। जितने भी हायर मेंटल एक्टिविटीज है, जितने भी थिंकिंग प्रोसेस है, जितने भी मैक्सिमम डिसीजंस हैं, वो फोर ब्रेन लेता है। क्रिएटिविटी हो गया, हैंड रिटन हो गया, कॉन्शियसनेस, लिखने के साथ सुनना, सुनने के साथ पेपर पकड़ लेना ताकि उड़े नहीं, ये सब फोर ब्रेन के ही काम होते हैं। तो ये देखो मैंने लिखा है, जितना मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है वो आपके बॉडी का ब्रेन ही, फोर ब्रेन ही होता है। ये क्या करता है, सेंसरी इंपल्स को लेता है। सेंसरी इंपल्स कहाँ से आती हैं, कहीं से भी आ सकती हैं। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं तो बोर्ड देख रहे हैं, तो सेंसरी इंपल्स कहाँ से आ रही है, आईज से। फिर आप बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं ये पढ़ के सुनाऊं, तो आपका सेंसरी इंपल्स कहाँ से जा रहा है, लिफ्ट से जा रहा है, आपके हैंड से जा रहा है। फिर आपका सेंसरी इंपल्स, आप लिख भी रहे हैं, इस वजह से आपने ये भी पकड़ लिया। तो आप डिफरेंट सेंसरी इंपल्स एक ही बार में ब्रेन के पास जा रहे हैं, उन सबको ब्रेन एनालाइज करता है और एक साथ आपको रिस्पॉन्स भेजता है ताकि आप काम कर सके। तो ये सारे सिग्नल कहाँ से कहाँ पर आ रहे हैं, फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन जो होता है वो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम जो डिसीजन
डिसीजन होते हैं फोर ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन में होते हैं बहुत सारे फोल्ड्स जिन्हें हम सल्कस और गायरी कहते हैं। ये फोल्ड्स जो होते हैं ये इंटेलिजेंस बताते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फोल्ड हैं बच्चों तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, नहीं है तो नहीं है। तो इसका मतलब मैडम हमारा सपट्टा ब्रेन है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आप ज़्यादा पढ़ो, मैथ्स वैथ सॉल्व करोगे तो इंटेलिजेंट बन सकते हो। ये कोई बहुत वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है तो माँ के पेट से इंटेलिजेंट बन के पैदा होता है। आप पढ़ोगे तो आप भी बन जाओगे। चलो भैया, नाउ आप बात करते हैं कि करता क्या है। सुनने का काम, देखो मैंने क्या बोला, जब आप बोल रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। आपको इतने में पढ़ते पढ़ते आगे समोसे की स्मेल, तो आप सूंघ रहे हैं। आप बोर्ड को देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप जो है कुछ भी एक साथ मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हैं, सब फोर ब्रेन ही करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में, ब्रेन में बहुत सारे, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपकी बॉडी में ब्रेन में बहुत सारे एसोसिएशन एरिया होते हैं। एसोसिएशन एरिया का मतलब अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। देखो, मान लो कि यहाँ पर हमें, क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही सही मुद्दा भी लगता है और मैं ये बताना भी चाहती हूँ। मान लो यहाँ से किसी टच का सिग्नल आया, ठीक है, टच का सिग्नल आया, कौन लेके आ रहा है, मान लो यहाँ पे लेके आ रही सेंसरी नर्व, ठीक है। मान लो ये सेंसरी नर्व, ठीक है, ये क्या है आपकी सेंसरी नर्व है, ये आपकी हो गई सेंसरी नर्व। ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो ये आपकी सेंसरी नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके आ रही है, तो ये सेंसरी नर्व सबसे पहले सिग्नल पता किसको देंगी, ये देंगी एसोसिएशन एरिया को। एसोसिएशन एरिया फिर ये सिग्नल किसको देगा, देखो बेटा मैं इसीलिए बता रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एनी अदर, बिकॉज मैं एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ। अगर एनसीईआरटी में कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आपको सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर होता है मोटर एरिया और उसके बाद सिग्नल यहाँ से वापस जाता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, एसोसिएशन एरिया क्या कर रहा है, एसोसिएशन एरिया ये समझ रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको टच किया है वो कौन है, क्या ये टच फेमिलियर है या ये टच फेमिलियर नहीं है। अगर ये टच फेमिलियर है तो आप अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, अगर ये अनफेमिलियर है तो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपका ये जो एसोसिएशन एरिया सिर्फ टच के लिए नहीं, आपके हर चीज़ के लिए है। एसोसिएशन एरिया जो आप खा रहे हैं, रोज आप रोटी सब्जी खाते हैं, अचानक से आपको राइस नूडल खिला दिया जाए तो एसोसिएशन ये एरिया समझता है कि इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा है, उसके बाद आपको सिग्नल देता है। तो एसोसिएशन एरिया जो होते हैं, जो भी सिग्नल, अब देखो एसोसिएशन एरिया में जैसे आप क्लास में बैठे तो आपको एक ही बार में बहुत सारे सिग्नल मिल रहे हैं, तो एसोसिएशन एरिया सारे सिग्नल को लेता है, इंटरप्रेट करता है और फिर अलग अलग पार्ट को रिस्पॉन्स भेजता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आपकी बॉडी में अलग अलग ब्रेन में एसोसिएशन एरिया होते हैं जिनका काम है इंटरप्रेट करो कि क्या सिग्नल आ रहा है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन को दो और उसके बाद उससे रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन के बाद हम आते हैं, ठीक है, ओके। अरे यार ये क्या लिखा है यार, रुक जाओ बच्चों, ठीक है, लेग्स, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, शेर, तो शेर भाग रहा है, शेर से हमें डरना है और उसके बाद हमें भागना शुरू करना है। तो शेर भाग रहा है, शेर है, सेंसरी न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके जा रहा है ब्रेन में, एसोसिएशन एरिया को दिया, एसोसिएशन एरिया ने सोचा ओ ये क्या है, एसोसिएशन एरिया के अंदर कौन सा न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन सोचते हैं कि क्या करना है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन आपके पैर में और आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई बात ना। ओके, जैसे मूवमेंट ऑफ आवर लंग्स ड्यू, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब हमको ये देखो, ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है कि जब हमें ये कैसे समझ में आता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, हमारा पेट भर गया। एसोसिएशन एरिया, सेंसरी न्यूरॉन कंटिन्यूसली सिग्नल देते जा रहा है। एसोसिएशन एरिया ने अब ये बोल दिया है, इंटरप्रेट कर लिया कि इस आदमी का पेट भर गया है। एसोसिएशन एरिया ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके स्टमक को भेजा कि अब आप खाना बंद कर दीजिए, आपका पेट भर चुका है। आपके हैंड को सिग्नल भेजिए कि अब आप हाथ बंद कर लीजिए। तो इवन आपकी बॉडी में, आपके फोर ब्रेन में हंगर का भी सेंटर होता है जो जब तक खुला रहेगा तब तक ये बोलता रहेगा कि आपको भूख लग रही है, और जब बंद हो जाएगा तो आपका भूख बंद हो चुका। और ये काम, ये इंटरप्रिटेशन कर कौन रहा है, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया को सिग्नल कौन दे रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, और वापस कैसे जा रहे हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो एसोसिएशन एरिया में कौन से न्यूरॉन होने चाहिए, रिले न्यूरॉन, जो ये समझते हैं कि क्या करना चाहिए। पूरा डिसीजन इन एसोसिएशन न्यूरॉन का ही तो है जो ब्रेन में पाए जा रहे हैं ना। उसके बाद फोर ब्रेन के अलग अलग पार्ट है। जैसे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। देखो ये जो पूरा
ये जो पूरा पिंक पार्ट दिख रहा है, दिस इज द सेरिब्रम। जितना भी बेटा रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम डिसीजन यही लेते हैं। फोर ब्रेन का काम होता है रीजनिंग। अगर आप बहुत अच्छा रीजनिंग सॉल्व करते हैं, फोर ब्रेन का सेरिब्रम स्ट्रांग है। लॉजिक लगाना, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, विजुअल, मतलब सब कुछ, सुनना, कहना, बोलना, हायर मेंटल एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, ये सब आपके कैसे सेरिब्रम की वजह से ही होते हैं। उसके बाद आते हैं भाई साहब, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो मेरी बात क्या बोल रही हूँ। फोर ब्रेन का सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। फोर ब्रेन भी तीन टाइप के ब्रेन होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, जो कि मैं आपको लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से बच्चों, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन किस चीज़ के लिए होता है? फोर ब्रेन में होते हैं डिफरेंट एसोसिएशन एरिया। पहला डिस्क्रिप्शन आपको यही लिखना है इसमें, ये आपके एनसीईआरटी का है। पहला डिस्क्रिप्शन आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कि इसमें एसोसिएशन एरियाज होते हैं। एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है बच्चों? इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की कौन क्या कर रहा है, उसका काम होता है फोर ब्रेन का। उसके बाद जितने भी क्रिएटिविटी हैं, जितनी भी आपको क्या होते हैं, हायर मेंटल एक्टिविटीज है, हायर मेंटल एक्टिविटीज, ये सब कौन करता है? फोर ब्रेन। जितनी भी क्रिएटिविटी सब यही करेगा। फोर ब्रेन का सबसे एक्चुअली सारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट यही है। समझ में आ रही बात? सारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट यही है, लार्जेस्ट पार्ट। और उसका भी लार्जेस्ट पार्ट कौन है? इसका लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है। जो ये पूरा ब्रेन ऊपर से है ना, इतना बड़ा सा जो देखते हो ना, कबूतर जैसा है, ये लार्जेस्ट पार्ट जो है ये है आपका सेरिब्रम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ उसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन का काम क्या है, आपकी एनसीईआरटी तो कोई काम नहीं बताती। मिड ब्रेन का काम है कनेक्शन। समझ में आई बात? आपके मिड ब्रेन का काम है कनेक्शन। भैया इस ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करो, ये काम है सिर्फ किसका? अरे भगवान, मैं पैरसों की लिख रही हूँ मैम, देखो ध्यान से एवरीबॉडी कम ऑन। बिल्कुल भी जोश ठंडा नहीं होना चाहिए मैम की क्लास में। मैं वन शॉट, मतलब ये वीडियो भी वन शॉट ही बना रही हूँ, विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर विदाउट एनी ब्रेक बन रहा है तो उसकी कदर करिए और ध्यान से पढ़ते जाइए। तो मिड ब्रेन का काम है कि भैया फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करिए आप। और थोड़ा थोड़ा सा ना ये काम किस में करता है तुम्हें पता है? थोड़ा थोड़ा सा ये काम करता है विजुअल में, देखने के काम करता है विजुअल। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा विजुअल देखने का काम करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो बोलो बोलो। विजुअल काम करता है और कनेक्शन करता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है या 2 पढ़ना है। इसका पहला पार्ट है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ये करता क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तुम्हें ये कैसे पता है कि राइट के बाद लेफ्ट ही लेग उठाना है, राइट के बाद लेफ्ट लेग उठाना है? अगर राइट उठाते जाओगे तो गिर जाओगे, मुंह पे गिर जाए, सारे दांत टूट जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर जो है तो बड़े हो जाओगे, शादी के लिए रिश्ता देखने जाएंगे तो बोलेंगे हंसो बेटा, तो दांत ही नहीं है, पता चला सेरिबेलम गड़बड़ था। सेरिबेलम लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ये क्या करता है बच्चों? ये करता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। किसके बीच में? लेग्स के बीच में और हैंड्स के बीच में, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब आप योगा करते हैं लाइक दैट, तो आपको हाथ ऐसे जोड़ना है, ठीक है। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं, हाथ ऐसे थोड़ी जुड़ेगा, एक हाथ तो आना चाहिए दूसरा। तो ऑल द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट डन बाय द सेरिबेलम, ठीक है। इसीलिए जब आप शराबी लोग देखते हैं, मैं शराबी तू शराबी, शराब पी लेते हैं तो लोगों का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। सेरिबेलम के बाद होते तो पॉन्स भी हैं, पर मैं आपको सीधे दूसरे पे लेके जाऊंगी, जो कि है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो भैया आपका ये हिंड ब्रेन में ये नीचे से, इसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड निकल, दिस पार्ट, ये देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पार्ट होता है रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग, ठीक है। और जितना भी सड़ेला काम है, रोना, इमोशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सब कुछ ये कंप्लीट करता है। मतलब सारे गंदे गंदे काम इनको करने हैं, जैसे कि सारे गंदे गंदे काम इनको करना है। जैसे कि क्या करता है बच्चा? स्नीजिंग, अच्छी, ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है। स्नीजिंग के बाद क्या करता है? ये कफिंग, ठीक है, कफिंग, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है। उसके बाद ये ऑल्सो कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन भी कंट्रोल करता है। ये तो मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा के कुछ काम लिखे, अनगिनत काम है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पे मत मारो आदमी के, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे ट्रेन से गिर गए, आदमी मर गए, बोले खून तो निकले नहीं, आदमी मर कैसे गया? यहाँ पे लग गया था। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा
एक और काम करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम भी इसी का है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत भयंकर पार्ट है, ये याद रखना है। ये भी बोल रहे, देखो देखो ये मेरी घड़ी भी बोलना शुरू हो गई, इतना मेडुला ऑब्लोंगेटा तुमने बुलवाया मुझसे, ठीक है। चलो भैया, ठीक 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 ठीक। चलो तो मिड ब्रेन का काम पढ़ लेते हैं अपन लोग थोड़ा सा, उसके बाद मिड ब्रेन मैंने बीच में घुसा दिया पर ठीक है। देखो, मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक आपके प्यूपिल का साइज चेंज होना, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, सलाइवेशन, ये सब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन एक साथ मिलजुल कर करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या करता है, देखो, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, मतलब अनगिनत काम है। सारे गंदे गंदे काम तो लिख देना, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, और रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है आपकी बॉडी को, पॉस्चर को मेंटेन करने का। जिसका भी पॉस्चर एंडर बेंडर हो रहा है, चलते वलते नहीं बन रहा, मतलब सेरिबेलम में कुछ लफड़ा है। पिकिंग अप अ पेंसिल, वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाउ लास्ट में हम नर्वस सिस्टम का, लास्ट मतलब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। देखो, सारे रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही होंगे, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करोगे तो डिसीजन करना पड़ेगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ किसको इन्वॉल्व करके लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ सीधा सेंसरी न्यूरॉन से आए, रिले न्यूरॉन को सिग्नल दो, रिले न्यूरॉन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, वो हॉट ऑब्जेक्ट पे झराक से मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन वापस से आपके हाथ की मसल को देगा और आप हाथ उठा लेंगे। समझ में आई बात। और देखिए, स्पाइनल कॉर्ड एक हड्डी के अंदर होती है, कॉल, देखो मान लो ये है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ध्यान से सुनो, ये है आपकी बच्चों वर्टिब्रल कॉलम, और इसके नीचे है, इसके अंदर है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई आपको। और इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलेंगे प्यारे बच्चों, इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे नर्व्स। नर्व्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि मैम इतने बार क्यों बोलना है, अरे बोलना है यार ताकि याद हो जाए आपको, वहाँ जाके कोई रायता मत फैलाना, मेरी नाक मत कटवाना। वैसे कल ही मुझे एक उसका मैसेज आया था कि उनके स्कूल की टीचर मेरे वीडियोस देख के पढ़ती है, तो तुम्हें भी करना है ऐसा, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, यहाँ से क्या निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी आपकी नर्व्स। क्लियर, स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलनी है, आपकी नर्व्स निकलनी है। समझ में आ गई बात, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड शुरू कहाँ से होती है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से। कहाँ से शुरू होती है प्यारे बच्चों, शुरू होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। क्लियर, चलो अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब देखो भैया, जितनी भी नर्व्स है ना, दुनियादारी की जितनी नर्व्स हैं वो सब आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़नी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एक बार मैं पूरा लिख दूंगी आपको यहाँ पर ताकि रिवाइज हो जाए। बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ में भी नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब वो भी समझ में भी नहीं आया, टाइम भी निकल गया आपका, सारी चीज़ें हो गई, तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है, समझ में भी नहीं आया टाइम का, ओके, समझ में सब आया होगा, ये मैं इतना, मुझे इतना तो तुम्हारे पर भरोसा है, ठीक है। तो पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर पे बॉडी पे प्रेजेंट हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है बच्चों, पहला होता है आपका ब्रेन, पहला क्या होता है बच्चों, ब्रेन, और दूसरा क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये डन हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पार्ट्स भी। उसके बाद हम लोग आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। किस में आते हैं बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स पढ़नी है आपको, जितनी भी नर्व्स आपकी बॉडी में है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे आप। क्योंकि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है पेरिफेरी, बॉडी में किनारे किनारे, तो बॉडी में सेंटर से किनारे की ओर क्या जाता है, बॉडी में सेंटर से किनारे की ओर जाती है नर्व्स, ठीक है। अब नर्व्स बेटा दो प्रकार के सिस्टम को कंट्रोल करती है, एक होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान से समझना, एक होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा ये याद नहीं होगा ना तो टेंशन नहीं लो, पर क्योंकि तुम मेरी संतानें हो तो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम बायोलॉजी के धुरंधर बेताज बादशाह बनने वाले हो, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं यहीं पे सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम सीधे प्लांट की ओर मूव करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक प्रकार की नर्व्स ऐसी हैं जो आपके वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जैसे मैं लिख रही हूँ तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखूंगी। वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा के अनुसार जो फंक्शन कंट्रोल होते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, इससे क्या निकलती है, नर्व्स बाहर आती हैं। और ये जो नर्व्स होती है, देखो नर्व्स होंगी तीन ही टाइप की, सेंसरी, मोटर और
आपकी दैट रिले न्यूरॉन या मिक्स्ड न्यूरॉन, ठीक है। नर्व्स कंट्रोल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से क्या आती हैं बाहर बच्चों, नर्व्स आती हैं, और ये क्या कंट्रोल करती हैं बच्चों, वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो बाहर आती हैं वो नर्व्स क्या कंट्रोल करती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। अब बेटा इनवॉलेंट्री एक्शन दो प्रकार का हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक हो सकता है बहुत ही अजीब सा, इनवॉलेंट्री एक्शन दो प्रकार का होता सकता है। ध्यान से सुनो, मेरे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, मैं भी भाग रही हूँ, भागो नहीं तो ये काट लेगा, तो अगर तुम भागो तो कौन सा नर्वस सिस्टम है, ये है तो ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक चल रहा है, पर ये बहुत डराने वाला है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, आपको नहीं भी पढ़ना है तो भी टेंशन मत लीजिए, नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जब दोनों चीजें ऑटोमेटिक हो रही, जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, दो जोर से आप चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की काम तो कर रहा है, पर वहां पर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तब एक्टिवेट होता है जब आप बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ हो रहा है आपको, और जब आपकी बॉडी को हमेशा थोड़ी कुत्ता भागता रहेगा, हमेशा थोड़ी डरते रहोगे, तो आपकी बॉडी में जब नॉर्मलाइज होती है बॉडी तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये समझे जितने प्रकार की नर्व्स हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पड़ी जाती हैं। दो प्रकार की नर्व्स होंगी, या तो वो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करेंगी या तो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करेंगी। वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करने वाली नर्व्स किसके अंदर पड़ी जाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करने वाली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इनवॉलेंट्री एक्शन भी दो प्रकार की नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, एक वो नर्वस सिस्टम जो एक्साइटेड कंडीशन में काम कर रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है। तो जब कुत्ता भाग रहा है तो सिंपैथेटिक, जब कुत्ता नहीं भाग रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टोटली कंट्रोल बाय द नर्व्स। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्व से ही सिग्नल ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड को आता है, वहीं से जाता है, तो ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। नर्व्स जो होती हैं ब्रेन से आती है जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आती है जाती हैं। ब्रेन से कितने पेयर नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर, इनको हम क्रेनियल नर्व करते हैं, और 31 पेयर निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया जो आप वो नर्व्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करें वो है सोमैटिक, जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करें जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसके दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब आपकी बॉडी एक्साइटेड कंडीशन में अपने आप काम कर रही है, वर्क्स एट एक्साइटेड कंडीशन, जब आपकी देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक पार्ट जो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करेगा, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करेगा सोमैटिक, इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के दो पार्ट, या तो एक्साइटेड कंडीशन में काम करोगे, एक्साइटेड कंडीशन में काम करोगे, जैसे कुत्ता भाग रहा है, आप दौड़ रहे हो, हार्ट बीट बढ़ रही है, आंसू आ रहे, पसीने आ रहे, घबराहट लग रही है, ये सब क्या है, एक्साइटेड कंडीशन में। तो कौन सी नर्व्स काम कर रही है, कौन सी नर्व्स काम कर रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली। जब नॉर्मलाइज हो गई बॉडी, टू नॉर्मलाइज द बॉडी, टू नॉर्मलाइज द बॉडी, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करना है तो कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही पार्ट हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कुत्ता देखो, कुत्ता भाग रहा है, आप भी भाग रहे हैं, भागो नहीं तो काट लेगा, तो आप इतना तेज दौड़ते हैं जैसे कि आप दौड़ उड़ने की स्पीड पे, भाई पकड़ लिया तो लड़ोगे उससे, नहीं तो मार डालेगा आपको वो, ठीक है। तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनॉमिक। पर हर समय थोड़ी कुत्ता भागता रहेगा, जब नॉर्मल हो गए तो कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। और ये अपने आप ही हो रहा है, तुमको इसमें कुछ नहीं करना, इसीलिए दोनों किसके पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। अब आ जाओ भैया, अब आपका ब्रेन हो गया, आपके स्पाइनल कॉर्ड हो गए, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है यार, इनको प्रोटेक्ट करती हैं उनकी कवरिंग्स। तो ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं कवरिंग्स जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होती है, भैया लंग्स में भी कवरिंग होती है, हार्ट में भी कवरिंग होती है, तो ब्रेन को कैसे छोड़ दोगे। मेनिंजेस क्या होती हैं, कवरिंग होती हैं। कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 3, जो ब्रेन को शॉक से, इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसके ऊपर ब्रेन के ऊपर क्या होता है, स्कल, वो भी प्रोटेक्ट करके रखता है। भैया तुम ये याद रखो कि जब भी आपको मुंडी पे कोई घुसा मारता है तो ब्रेन पे नहीं लग रहा है, वो सबसे पहले किस पे लगता है, स्कल पे लगता है। साथ ही साथ पूरे ब्रेन में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं CSF, CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड भी ब्रेन को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, इसी फ्लूइड की वजह से गैसेस भी अंदर बाहर होती हैं और वेस्ट भी अंदर बाहर होता है। साथ ही साथ ब्रेन से क्या निकलता है भैया, ब्रेन से ही नीचे क्या जा रही है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के
के ऊपर क्या पाया जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हड्डियों 26 हड्डियों का एक ग्रुप है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कोई रीढ़ की हड्डी नहीं मानेगा। स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी है जिससे नर्व्स बाहर आती हैं, उसके ऊपर जो हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। समझ में आई बात? अब आपको ये समझना है कि आपके नर्वस टिश्यू डिसीजन कैसे लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक क्या ले आई हूं मैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट लाई है। बेटा देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं बताया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू कैसे होता है, नर्व्स कैसे मसल को सिग्नल देती हैं और कैसे मसल काम करती है, आओ समझते हैं। सबसे पहले सिग्नल कौन कलेक्ट करेगा? सेंसरी नर्व। ये आपको पता है, जैसे मान लो कि किसी ने, मान लो हमें दौड़ना है तो सेंसरी सिग्नल जो है, सेंसरी हमारे पैरों की सेंसरी नर्व्स जो है सिग्नल गेन करेंगी, गेन कर लिया, उसके बाद वो कहाँ ले जाया जाएगा भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई। स्लो प्रोसेस है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट में ले जाओ, ठीक है, ब्रेन पार्ट में ले जाओ, ये स्पाइनल कॉर्ड में ले जाओ, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, डिसीजन होगा वहाँ पे। उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, फिर डिसीजन होगा वहाँ पर, फिर मोटर नर्व से सिग्नल जो है वो मसल को दिया जाएगा। मसल क्या करेगी? अपना शेप चेंज करेगी। अभी मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं, तो जिससे जो रिलैक्स मसल होती है वो अपना शेप चेंज कर लेती है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो छोटी हो जाती है। जैसी कॉन्ट्रैक्ट होती है आप अपना पैर उठाते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। तो जब ये कंडीशन है तो मसल रिलैक्स है, मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहाँ से आ रहा है मेरे पास? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन कहाँ से आ रही है? ब्रेन से आ रही है। ब्रेन को कैसे सिग्नल मिला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये भी आपके उसमें दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। नाउ विल मूव टू द सेकंड सिस्टम ऑफ द चैप्टर विच इज द कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। एनिमल वाला खत्म हो गया, भूषण भैया पानी पकड़ाना, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया है भाई साहब? एक हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन द एनिमल, डन हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक होता है वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक एक्शन को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के, डराने वाला और एक नॉर्मल करने वाला। डराने वाले को सिंपैथेटिक और जो है तो नॉर्मल वाले को पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब अपन लोग किस पे, एक एक चीज। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा ही है, थोड़ा ही पी लेती हूँ। आइए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है, कैसे काम करता है। देखो हमको ये समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स के पास बहुत फास्ट एक्शन करने वाले न्यूरॉन्स हैं इन द रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ह्यूमंस में हॉर्मोन्स भी होते हैं जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये बात समझ गए हैं, पर भैया जी न्यूरॉन प्लांट में तो नहीं होते, तो कैसे काम करता है? तो ऐसी कंडीशन में कुछ मूवमेंट्स हैं प्लांट में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में न्यूरॉन नहीं होता, पर प्लांट कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स के माध्यम से आपके प्लांट का मूवमेंट होता है। प्लांट जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, देखो कुछ प्लांट जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच, ठीक है। मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में दो प्रकार का है, एक है मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, ठीक है, और मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस। आओ समझते हैं। देखो जब हम किसी प्लांट को, देखो मान लो कि हमने किसी छुई मुई के प्लांट को पकड़ा और वो मुरझा गया, तो वहां पर प्लांट ने रिस्पॉन्स तो किया, पर अभी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो प्लांट में मूवमेंट हुआ पर जो है ग्रोथ नहीं हुई, तो ये है मूवमेंट विदाउट ग्रोथ। पर जब आप किसी लौकी के पौधे को उगाते हैं और उसमें बीच में एक छड़ी लगा देते हैं, तो लौकी का पौधा जो है उसके चारों तरफ चिपक कर ग्रोथ करने लगता है। तो यहाँ पर लौकी का पौधा मूव ही नहीं करता अगर उसमें आप ये बीच में क्या नहीं लगाते, एक स्टिक नहीं लगाते, एक डंडा नहीं लगाते। डंडे में लौकी का पौधा जैसे ही टच हुआ वैसे उसके चारों तरफ वो ग्रोथ करना शुरू कर दिया, और इसे ग्रोथ करना शुरू कर दिया और ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, इसे मूवमेंट कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। समझ में आई बात? तो जब आप, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व, ठीक है, बट द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉल्ड बाय द ग्रोथ। अब आओ इसके बारे में एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम दो प्रकार की ग्रोथ आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली होती है ट्रॉफिक मूवमेंट या ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन द प्लांट। ट्रॉफिक रिलेटेड का मतलब ये होता है डायरेक्शनल ग्रोथ।
क्या होती है डायरेक्शनल मूवमेंट या डायरेक्शनल ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि हमेशा प्लांट का मूवमेंट वहीं होगा जहां उसकी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि स्टेम का मूवमेंट हमेशा सनलाइट की ओर होता है, क्योंकि स्टेम जो होता है वो सनलाइट की ओर ग्रो करता है, जबकि रूट का मूवमेंट होता है सनलाइट के ऑपोजिट। समझ में आई बात, ग्रेविटी की ओर होता है। तो वो मूवमेंट जो किसी स्टिमुलस की ओर होते हैं ड्यू टू द ग्रोथ, भाई वो प्लांट उस स्टिमुलस की ओर बढ़ रहा है तो इसलिए उसका मूवमेंट हो रहा है। आप ये नहीं लिख देना कि जो है तो मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, नो, ये मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ टुवर्ड्स द स्टिमुलस। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने, प्लांट का मूवमेंट हो रहा है क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो इस प्रकार के मूवमेंट को जो कि ग्रोथ की वजह से किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रहा है, इसे हम ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये किस पर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन पर। किसकी डायरेक्शन पे, स्टिमुलस की डायरेक्शन पे। जैसे स्टेम देखो हमेशा लाइट की ओर ही मूव करता है, जो रूट होती है हमेशा ग्रेविटी की ओर मूव करता है, तो ये फोटोट्रॉफिक है, मतलब लाइट है स्टिमुलस, उसकी ओर इसकी ग्रोथ हो रही है, तो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट ऑफ स्टेम। ये होता है ग्रेविटी की ओर रूट, तो ग्रेविटी को हम कहते हैं जियोट्रॉफिक। तो आपका रूट का मूवमेंट किसकी ओर हो रहा है, ग्रेविटी की ओर, दैट इज वाई रूट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉफिक। ठीक है, आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। अब इसके अलग अलग प्रकार के आपको मूवमेंट पढ़ने हैं, जैसे कि फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक और थिग्मोट्रॉफिक। आओ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोट्रॉफिक। अगर आप किसी प्लांट को लिटा दें तो आपको भी पता है कि रूट कहाँ की ओर जाएगी भैया, बताओ मुझे, कहाँ की ओर जाएगी रूट? रूट जाएगी भाई ग्रेविटी की ओर। तो भाई रूट की ग्रोथ कहाँ हो रही है, ग्रेविटी की ओर। स्टिमुलस कौन है, ग्रेविटी। तो जब भी किसी प्लांट की ग्रोथ उसके स्टिमुलस की ओर होती है और ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिज्म, ट्रॉफिक ग्रोथ। अब ये स्टिमुलस है आपकी ग्रेविटी, इसीलिए हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। तो हमेशा याद रखिए जो आपकी रूट होती है वो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, जबकि स्टेम जो होता है वो होता है नेगेटिव जियोट्रॉफिक, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब ये होता है जब आपका स्टिमुलस लाइट है और आपका स्टेम लाइट की ओर ग्रो कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, जैसे रूट नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है क्योंकि वो ऑपोजिट ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोट्रॉफिज्म की। हाइड्रोट्रॉफिज्म की अगर मैं बात करूं तो जब आपके लिए स्टिमुलस आपका वाटर है, तो अगर आप ये बोलें कि जब, देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर स्टेम जो है, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, जब मैं ये बोल रही हूँ रूट जो होती है वो पानी की ओर मूव करती है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक हो गई, पर जो स्टेम होता है वो पानी के अगेंस्ट मूव करता है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक। तो अगर आप ये बोल रहे हैं रूट मूवमेंट इन सर्च इज वाटर, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। समझ में आई बात? तो रूट हमेशा पानी जहां होता है उसी की ओर चली जाती है क्योंकि स्टिमुलस कौन है, वाटर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कीमोट्रॉफिज्म। हमेशा जो एग होता है वो हमेशा पोलन ट्यूब को अपने ओर बुलाता है, आजा 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 आ। तो ये जो आपका एग होता है आपके फ्लावर में, ये एग जो होता है, ये जो फीमेल जो आपका ओव्यूल पड़ा हुआ है, ये कुछ केमिकल निकालता है जिसमें बोरोन होता है। बोरोन को सूंघते सूंघते पोलन ट्यूब हमेशा एग की ओर ही एंट्री लेता है, तो इसे हम कहते हैं कीमोट्रॉफिज्म। क्लियर हो गया, समझ में आई बात? टुवर्ड्स द केमिकल पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म, अवे फ्रॉम द केमिकल नेगेटिव कीमोट्रॉफिज्म। पोलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स द ओव्यूल, दिस इज द कीमोट्रॉफिज्म। ठीक है, थिग्मोट्रॉफिज्म। अगर आपके लिए टच एक स्टिमुलस है, जैसे कि कद्दू का, लौकी का, और क्या होता है, खीरे का, ककड़ी का, इन सब में अगर आप बीच में कोई सपोर्ट दे देंगे तो वो सपोर्ट के चारों तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और जो ग्रोथ हो रही है उसी की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, डन। ये देखो लिखा हुआ है, सपोर्ट दे दिया तो उसके चारों तरफ ग्रोथ होने लगी। अब अपन बात करते हैं कि अगर आप ट्रॉफिक मूवमेंट नहीं भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर मान लो आप, ध्यान सुनो, अब आपका मूवमेंट किसी स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, आपका मूवमेंट ग्रोथ नहीं हुई तो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, वहां पे तो मूवमेंट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई तो भी आपका मूवमेंट हो रहा है। तो अगर देखो किसी व्यक्ति ने इस प्लांट को, देखो इस लीफलेट को छुआ, तो इस लीफलेट में ग्रोथ तो नहीं हुई पर फिर भी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट विदाउट ग्रोथ हो रहा है। अब ये इसमें ऐसा क्यों होता है, जब कभी
जैसे मान लो हम ये यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ से जितना यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पानी भरा होता है, ये सारा पानी इन लीव्स में भर जाता है और लीव्स भारी होकर बंद हो जाती हैं। तो ये मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि पानी ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज हो जाता है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। तो जब आप स्टिमुलस के और डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं और फिर मूवमेंट हो रहा है, दिस इज ट्रॉफिक मूवमेंट। आपको स्टिमुलस तो मिल रहा है पर आपका मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है। जैसे कि आप जब छुई मुई के प्लांट को छूते हैं तो यहाँ पे जो पल्विनस होता है, इसका वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, पत्तियाँ भारी हो जाती हैं और बंद हो जाती है। अगर मूवमेंट होना था तो सारी पत्तियों में होता है, नहीं हो रहा है ना, सिर्फ जिसको आपने छुआ उसी का मूवमेंट हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है, अपने आप मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये मूवमेंट जो जब भी हम प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ किसकी वजह से होता है बच्चों? ग्रोथ होता है हार्मोन की वजह से। तो ऐसा नहीं है, प्लांट भी हार्मोन निकालता है। जैसे कि माली को आप घर पे बुलाते हैं, माली को अगर आप घर पे बुलाते हैं तो आप अपने प्लांट की कटाई छटाई करते कि नहीं करते? तो जब हम टिप को काट देते हैं तो उससे बहुत सारा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है जिससे आपका प्लांट सनलाइट की ओर बढ़ता जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपकी प्लांट सेल भी कुछ केमिकल्स को सिंथेसाइज करती है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। और ये सिंथेसाइज एक ही जगह पे हो रहा है, देखो ध्यान से, सिंथेसाइज तो बेटा यहीं पे हो रहा है, पर जहाँ पर सिंथेसिस नहीं हो रही है वहाँ पर ये धीरे धीरे करके डिफ्यूज करते जा रहे हैं। तो सिंथेसिस तो बेटा जी कहाँ पर हुई है बच्चों? यहाँ पर हुई है, पर धीरे धीरे वो अदर पार्ट में जहाँ पर वो नहीं बन रहा है वहाँ पर आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। ऐसे तुम्हारे साथ भी है कि ग्रोथ हार्मोन बनता तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ही है पर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ऑक्सिन टिप पर सिंथेसाइज होता है पर बॉडी में डिफ्यूज किया जाता है ताकि ग्रोथ सबकी बराबर हो सके। सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो होता है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्स से याद रखिएगा, ऑक्स मोटी होती है, ऑक्स बड़ी बड़े होते हैं, ऑक्स बैल होते हैं, ठीक है, बैल बड़े बड़े होते हैं, तो भाई जो बड़ा करवाएगा वो ऑक्सिन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? जहाँ पे लाइट पड़ रही होती है और वो हर जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पर वो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट होता है जिबरलिन। जिबरलिन की तो डिस्कवरी ही ऐसी हुई है कि जापान में, सुना देती हूँ मैं आपको, जापान में राइस पे एक रोग हुआ जो कि एक फंगस की वजह से हुआ था, जिबरेला फ्यूजिकोराई। उस बीमारी तो ठीक है पर वो प्लांट अजीबोगरीब बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये भाई जो है प्लांट का जो फंगस है वो एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं जिबरलिन, एक्चुअली नाम वहीं से आया। वैसे ही हमारे नेचुरल प्लांट भी एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, तो इसलिए उसका नाम जिबरलिन पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ था। तब लोगों को क्यूरियोसिटी लगी कि आखिर ये हाइट बढ़ती क्यों है, तो बाद में समझ में आया कि एक केमिकल भी प्लांट रिलीज करता है जिसे हम जिबरलिन कहते हैं। तो ये याद रखना है कि ये क्या क्या करता है, ये ग्रोथ करवाता है, स्टेम को जर्मिनेट करवाता है, फ्लावरिंग प्रमोट कराता है, प्रमोशन करता है सब कुछ, ठीक है, सीड ग्रोथ करवाता है, ठीक। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटो से याद रखो सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो जो सेल डिवीजन करवाए उसे हम साइटोकाइनिन कहते हैं और ये आपके बुढ़ापे को भी रखता है। तो चाहे ऑक्सिन हो, चाहे जिबरलिन हो, चाहे साइटोकाइनिन हो, ये सब लोग क्या करते हैं पता है? ग्रोथ करवाते हैं। ये एलोंगेट करवाता है चीज़ों को, ये सेल डिवीजन करवाता है, ये बुढ़ापे से बचाता है प्लांट को, ठीक है। अब आते हैं दो ऐसे हार्मोन जो अच्छे नहीं हैं। एक अच्छे मतलब ठीक है, अगर हमें देखो इथिलीन का डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मान लो कि आपका पौधा जो है किसी प्लांट का, मान लो ये लीफ लगी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बस एनिमल और फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। मान लो कि ये कोई लीफ लगी है, ठीक। अब ये लीफ हमेशा तो जवान नहीं रहेगी, इसको कभी ना कभी तो गिरना पड़ेगा। तो ये एब्सेसिक एसिड ना इस लीव्स के बीच में ऐसा ऐसा कुछ बना देता है, एब्सेशन लेयर बना देता है और ये जो लीफ होती है जमीन में गिर जाती है। तो एब्सेसिक एसिड जो होता है ये पत्तियां झड़वाने में, प्लांट को सुखवाने में ये काम करता है, ठीक है। और ये डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड का मतलब ये है कि कई बार फूल की कली बन जाती पर वो खिलती नहीं है क्योंकि आपका प्लांट क्या बना रहा है? एब्सेसिक एसिड। इथिलीन आपके प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक गैसियस हार्मोन है जो आपको दिखेगा नहीं, जैसे आपका फल पक जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लांट हार्मोन्स। अब लास्ट टॉपिक में हम चैप्टर के मूव कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है हार्मोन्स इन द एनिमल्स, द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूं। देखो, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आपकी बॉडी में दो प्रकार के, भूषण भैया एसी चला दो, ठीक है, आपकी बॉडी में दो प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं। समझ में आई बात? ध्यान से समझो।
आपकी बॉडी में दो प्रकार के प्यारे बच्चों सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं। देखो मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, सब आपके एनसीईआरटी बोलती है, भैया ध्यान से देख लो, लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में बच्चों दो प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं। पहला जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है। पहला ट्रांसमिशन तो भाई साहब ये हुआ, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसमिशन होता है जिससे मैसेजेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होता है हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हार्मोनल ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जब आप मैसेजेस को एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भाई सिग्नल ट्रांसमिटेड। ध्यान से सुनो, इसमें सिग्नल ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें सिग्नल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू हार्मोन, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसमिशन कैसा होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता है फास्ट, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसमिशन कैसा होता है, स्लो। ये सिग्नल ट्रांसमिशन में आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा रीसेट मैकेनिज्म काम करता है, रीसेट मैकेनिज्म वर्क्स, ठीक है। मतलब स्लो होगा, धीरे होगा, वर्क्स। इसमें कोई रीसेट मैकेनिज्म नहीं होता, नो रीसेट मैकेनिज्म, नो रीसेट मैकेनिज्म, क्लियर है। उसके बाद बच्चों ये होता है लेस ड्यूरेशन का, ये होता है लेस ड्यूरेशन का, मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करो और ख़त्म हो जाओ। ये होता है लॉन्गर ड्यूरेशन का, लॉन्गर ड्यूरेशन का। अब समझो, देखो जब हमें किसी सिग्नल को बहुत तेज़ी से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो हम न्यूरॉन के थ्रू करते हैं। पर अगर हमें किसी सिग्नल को सेल टू सेल, हर सेल को देना है ताकि हर सेल काम कर पाए, तो हमें हार्मोन्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हार्मोन्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो दो हार्मोन्स जो होते हैं वो जनरली कौन निकालता है, ग्लैंड्स। कौन निकालते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स जो होती हैं बच्चों ये दो प्रकार की हो सकती, क्या समझा आपने। जब भी हमें किसी सिग्नल को बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट करना है तो न्यूरॉन काम करेंगे, जल्दी 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 दे दो। पर अगर मान लो मुझे ग्रोथ करना है, ग्रोथ तो स्लोली स्लोली होती है, ठीक है। तो जब भी हमें हर सेल को काम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब हमें बॉडी की हर सेल को काम करवाना है, जब भी हमें बॉडी के हर सेल को काम करवाना है और हम चाहते हैं कि बॉडी की हर सेल अच्छे से काम करे तो, और हर सेल इक्वली रिस्पॉन्स करे, तो हमें हार्मोन्स की सहायता लेनी पड़ती है। हार्मोन्स जैसे आपने प्लांट हार्मोन में देखा कि एक जगह पे बंद तो जाते हैं और हर जगह को धीरे धीरे डिफ्यूज जाते हैं। भैया एनिमल बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि ग्लैंड ने हार्मोन बना दिया, एक सेल को दे दिया, फिर दूसरे सेल को दे दिया, फिर तीसरे सेल को, पूरी बॉडी में फैल गया फैल गया फैल गया फैल गया फैल गया फैल गया, पूरी बॉडी की हर सेल को हार्मोन डिफ्यूज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। अब आपको मैं समझाती हूँ ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्लैंड्स जो जनरली हार्मोन्स निकालती है, ग्लैंड्स जो होती हैं ये दो प्रकार की हो सकती है। ग्लैंड्स कितने प्रकार की हो सकती हैं मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों गोले गुलजारों। आपकी ग्लैंड्स दो प्रकार की हो सकती है। पहली ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बस मैं थोड़ा टाइप समझा दूंगी तो मुझे 15 मिनट भी नहीं लगेगा इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये सिक्रीट करती है जूसेस, जूस मतलब मौसम्बी का जूस नहीं, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ये क्या निकालती है, जूसेस, और ये निकालती है एंजाइम, ये हार्मोन नहीं निकालती, ठीक है। और ये ओपन होती हैं, ओपन टू पर्टिकुलर पार्ट, समझे। ये हमेशा किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ही ओपन होती हैं, थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप। ये ओपन होती हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट में थ्रू द पाइप। इट ओपन इनटू द पर्टिकुलर पार्ट थ्रू द पाइप। ये किसी पाइप पे ही के थ्रू ही ओपन होती है, समझे मेरी बात। इसीलिए इनको हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड, समझे। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आपकी कान के पीछे है,
पर सलाइवा का काम कान में थोड़ी है यार, सलाइवा का काम कहाँ पर है, सलाइवा ये जो है तो सलाइवा का काम कहाँ, आपके माउथ में। तो सलाइवरी ग्लैंड से पाइप निकलती हैं, जो पाइप अपना पूरा सलाइवा माउथ में निकाल देती हैं। तो वो ग्लैंड जो पाइप खुलती है जिससे, और वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही अपना सिक्रेशन देते हैं, हर कहीं नहीं फेंकते रहते, ठीक है। अब होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये होती हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, ये होती है डक्टलेस ग्लैंड। ये इनमें कोई ग्लैंड मतलब कोई डक्ट नहीं होती है। ग्लैंड ने हार्मोन प्रोड्यूस किया, ध्यान से समझो, ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया, हार्मोन प्रोड्यूस किया, ग्लैंड ने हार्मोन प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड में दे दिया गया, और ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है तो पूरी बॉडी में चला गया। तो इसमें पाइप की ज़रूरत है। ये ग्लैंड जो भी अपना नॉर्मली हार्मोन नहीं निकालती, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो, देखो ग्लैंड का मतलब है जो कोई भी चीज़ सिक्रीट करे, ठीक है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड पसीना, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा, टीयर ग्लैंड टीयर, सिबेशियस ग्लैंड ऑयल। तो अलग अलग ग्लैंड अलग अलग प्रकार का सिक्रीशन देती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन किसी पाइप से निकालती, मतलब निकाली फिर पाइप को दे दी, और वो पाइप उसी जगह पे खुलेगी जहां पर उसका वर्क है, हर कहीं नहीं खुलती रहेगी, और वहां पर वो निकल कर अपना काम कर लेगी। नेक्स्ट होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन निकालती हैं, और इन हार्मोन की जरूरत पूरे बॉडी की होती है। तो भाई पूरे बॉडी में क्या पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है, तो ब्लड में मिला दो, ब्लड सब जगह पहुंचा देगा, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की आपके पास ग्लैंड है, इजंट इट सो ब्यूटीफुल। चलो अब अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहली ग्लैंड कौन कौन सी है जो आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली अलग अलग ग्लैंड है जो आपके एनसीईआरटी में दी, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, प्लीनियल, पैंक्रियास, बहुत सारी। सबसे पहली ग्लैंड जिसके बारे में हम बात करेंगे, पिट्यूटरी। ध्यान से सुनना, आपका जो हैंड ब्रेन होता है, ठीक है, उसके ऊपर मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के ऊपर फोर ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। फोर ब्रेन का जो फ्लोर है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, समझे। फोर ब्रेन का फ्लोर, ठीक है, ये क्या है, फ्लोर है, फ्लोर जमीन किसकी, फोर ब्रेन की, पढ़ा ना भी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो फ्लोर है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक ऐसा डंडा होता है, डंडा डंडा डंडा, और डंडे से एक ऐसी ग्लैंड जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। पर तुमको पता है इस मास्टर का भी कौन मास्टर है, इस मास्टर का मास्टर है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो भी हार्मोन निकालती है वो कौन निकलवाता है तुमको पता, हाइपोथैलेमस। मतलब तुम्हारी मास्टरनी मैं हूँ और मेरी मास्टरनी मेरी मम्मी है। तो मेरी मम्मी बोलेगी पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊंगी, नहीं बोलेंगी तो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मास्टरनी मेन मास्टरनी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलती चल बेटा चल दन्नो काम कर, तो पिट्यूटरी हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस, बट मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन, देखो ये फोर ब्रेन है, लुक एट दिस, ये फोर ब्रेन है आपका पूरा, ये देखो ऐसे करके डंडे से निकली हुई है ऐसे, ठीक, क्लियर। तो ये कहाँ, ये पी साइज की होती है, कहाँ पर होती है, बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, ये मास्टर ग्लैंड होती है, और ये बहुत सारे दूसरी ग्लैंड के भी सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। समझ में आई बात। सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी बोलती है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। तुमको भी पता है भैया कि ग्रोथ में ऐसा नहीं होता कि हाँ जो है 20 मीटर या लंबा होता जाए। सुनो इतना सारा तुम्हें पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा है, हे भगवान मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा। बताओ यार कमेंट सेक्शन में बताओ यार प्लीज़ कि तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है। और अगर तुम्हें ना ऐसा कुछ डाउट है दुनिया में अपने, तो तुम मेरा ना एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे अपनी दुनिया की समस्याएं आप बता सकते हो मुझे कि मैम ये बना दो वो बना दो, मैम सब बना देगी, सारे कंटेंट बना देगी, पूरे यूट्यूब पे मैम ही मैम छाई हुई है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे आप अपनी जीवन की समस्याएं मुझे बता सकते हो। शिप्रा तिवारी ऑफिशियल हैंड राइटिंग देख लेना, ठीक है, ओके। इस पर आप बता सकते हो क्या चाहिए तुम्हें। दूसरी बात यह है कि घबराओ मत, ये जो वन शॉट मैंने आपको बनाया ये बहुत ही प्रिसाइज करके बनाया, पर इसको देखने के बाद पढ़ना तुम्हें एनसीईआरटी मक्खन लगेगा, मक्खन, ठीक है। और बायोलॉजी को मक्खन बनाना ही है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंखों के तारे, तो मेरे लाल, मेरे हरे गुलाबी, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है तो थोड़ी देर के बाद जो है बाल्टी पे मुंह डालना पड़े, भगवान मुझे ऑक्सीजन आने दो, ना
ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन क्या है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ करवाता है, आपकी सेल डिवीजन बढ़वाता है, जिससे ग्रोथ होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन अगर किसी में कम निकलेगा तो बौना हो जाएगा, जिसे डॉर्फिज्म कहते हैं। बहुत ज़्यादा निकला तो भाई जायंट हो जाएगा, जिसको हम गाइगनेटिज्म कहते हैं। ये छोटे बच्चों में, अगर बड़े बच्चों में यही हरकत हुई तो इसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो याद नहीं भी हो तो भी टेंशन नहीं, ठीक है। बौना हो जाता है ना भैया, आदमी नहीं निकलेगा तो बौना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा तो जायंट हो जाएगा, लाइक खली, ठीक। उसके बाद आपके थ्रोट के पास एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है। आपके थ्रोट के पास इस प्रकार की एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। इसको हम कहते हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो तेरे नमक में आयोडीन है क्या, पूछते हैं ना, ऐड आता है कि नहीं आता। तो जिसके नमक में भी आयोडीन बहुत अच्छे से होता है उसके बॉडी में अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन आपकी बॉडी में कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। थायरोक्सिन क्या कंट्रोल करता है बच्चों? थायरोक्सिन कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट को। क्या मेटाबॉलिक रेट बताओ? मेटाबॉलिक रेट वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी। मतलब अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कुछ ज़्यादा ही निकलने लगे तो चाहे तुम 50 रोटी भी खा लो ना, आपकी बॉडी इतना जल्दी काम करती है कि सब पच जाता तुरंत। पर अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन नहीं निकले या कम निकले तो आप मोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा। थायरोक्सिन की कमी होने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, जिससे आप मोटे होते रहते हैं, सब चीज़ आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है। थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा होता है तो आप एकदम पतलू सुकड़ू हो जाते हो, क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा तेज काम कर रहा है। अगर आपका थायरोक्सिन अच्छे से नहीं बने तो इनकम्प्लीट बना हुआ थायरोक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड में भरने लगता है और इसे ही हम गाइटर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मतलब बेसिकली ये समझो क्यों फूल जाता है। गाइटर ये डिमांड करता है कि मुझे थायरोक्सिन चाहिए, और डिमांड के चक्कर में फूल जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इनकम्प्लीट मेकिंग ऑफ द थायरोक्सिन, नो मेकिंग ऑफ द थायरोक्सिन, लेस मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? गाइटर क्यों बन रहा है? क्योंकि आयोडीन नहीं है, इसलिए थायरोक्सिन बन नहीं पा रहा। थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन कम होगा तो मोटे हो गए, थायरोक्सिन कम होगा तो गाइटर हो सकता है, थायरोक्सिन ज़्यादा होगा तो पतले हो गए, ठीक है, थिन हो जाएगी बॉडी। नेक्स्ट होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस भी निकालती है बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। पैंक्रियाज हार्मोन्स भी निकालता है। देखो तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। पैंक्रियाज आपका हार्मोन भी निकालता है। हार्मोन कौन सा है बच्चों? इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब आपकी बॉडी, जब आप पगला जैसे खाते, पिज़्ज़ा भी खा लो, सैंडविच भी खा लो, बर्गर खा लो, सब खा लो, तो जब ऐसी हरकतें करोगे तो आपके बॉडी में ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो पैंक्रियाज एक हार्मोन निकालता है जो कि एक स्पेशल बीटा सेल से निकलता है। ये इंसुलिन जो होता है ये आपके शुगर लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे कम करेगा? खा जाएगा क्या खुद? नहीं, ये क्या करेगा कि जाके पूरा जो वो है ना तुम्हारा ग्लूकोज, वो जाके लीवर में स्टोर कर देगा। ले भैया ले, तू लो, स्टोर करो, और लीवर में पूरा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा। पर जब मान लो किसी दिन व्रत पड़ा है या खाना नहीं बना है, इतने कलाकार तो अपन भी नहीं है कि बहुत अच्छा खाना बना पाए, नहीं खा पाए उस दिन, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्लूकागोन होता है ये लीवर से बोलता है मुझे दे दो ग्लूकोज नहीं बना पा रहा हूं मैं, क्योंकि खाना नहीं मिला है। तो ग्लूकोज को लीवर निकाल के किसको देता है? ब्लड को देता है, और आपका बॉडी में काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, समझ में आई बात? और मैंने आपको पूरा पैंक्रियाटिक जूस के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर कर दिया है। तो याद रखना कि अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड में शुगर बढ़ा रहेगा, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। आपकी किडनी के ऊपर 2 कैप पहनी हुई ग्लैंड है जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में क्या निकालती हैं बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन निकालती हैं। एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। एड्रिनल हार्मोन को किस ऑर्गन को टारगेट करता है? हार्ट को। एड्रिनल हार्मोन की वजह से इसको हम फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स देता है एड्रेनलिन हार्मोन। लिख दूं यहाँ पे, लिख दूं मैं, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है बोलो? ये करता है ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, ट्रिपल एफ, ठीक है। बाप रे, एफ भी ऐसा लिखा है, भगवान भगवान बचाए। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना।
ठीक है, ये रिस्पॉन्स देता है क्या है, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स। ट्रिपल एफ का मतलब है फ्लाइट, फ्लाइट, फाइट और फियर। इसका मतलब क्या है, वही कुत्ते वाला, कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम भी भाग रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, मतलब उड़ने की स्पीड से भी तेज भाग रहे हो। ठीक, पकड़ लिया तो लड़ोगे उससे, मारोगे उसको, वो तुमको काटेगा, तुम उसको काटोगे। ठीक है, फिर डर तो तुम्हें लग ही रहा है। तो ये किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में ऐसा कुछ शुरू होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक, याद आया, भी पढ़ाया था मैंने आपको। तो इससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको पसीना आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और ये एड्रेनलिन काम करवाता है, सारे को बोलता है ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दो ब्लड वेसल्स को। ठीक है, ओके। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जब आपको डर लगता है तो एड्रिनल ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करता है। जैसे मान लो रिजल्ट आने लगी, रिजल्ट आने वाला होता है तो सूसू जल्दी आती है पर पॉटी बंद हो जाती है, आपका स्किन का कलर रिड्यूस होने लगता है, आप पीले पड़ने लग जाते हो। ठीक है, आपका ब्रीदिंग आज मेरा रिजल्ट आने वाला, आज मेरा रिजल्ट आने वाला, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता। तो ये सब किसका काम है भैया, ये सब काम जो है ये एड्रिनल ग्लैंड का है। ये सब काम क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी बॉडी आपके टेंशन को झेल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेस्टीज एंड ओवरी। टेस्टीज एंड ओवरी के बारे में हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। टेस्टीज कौन सा हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म भी बनवाता है, और टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओबे साले गरम मसाले, ये जो आवाज़ है ना, ये लो पिच जो वॉइस होती है मर्दों की, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। तुम्हारा वन शॉट लेते लेते लगता है ऐसा ना हो जाए कि कल तक मैं ही गूंगी हो जाऊं। ये वन शॉट वीडियो तो प्राणी ले लेते हैं मेरे, है ना। तो जो है वन शॉट वीडियो एक्चुअली मेरी आदत ये है कि डू नॉट टेक सो मेनी कट्स, क्योंकि ये मेरा आदत नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए देती हूँ ताकि मैं एक भी मिनट आपका वेस्ट ना करूँ। अगर मैं 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का वीडियो बनाए तो 1.25 घंटे मतलब 1.25 घंटे कंटेंट चल रहा है, कोई बकवास नहीं। हेलो मैम, हाय मैम, आई लव यू मैम, आई हेट यू मैम, ये नहीं चल रहा है मुझे। ठीक है, पढ़ाना, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन 2 काम करता है, स्पर्म बनवाता है, टेस्टीज से निकलेगा इसलिए टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, और क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, कंधे का चौड़ा होना, पिंपल आना, बाल आना, दाढ़ी आना, मूछें आना, ये सब काम किसके होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के। ऐसे ही ओवरी भी एक जो है आपका वो है, हम ह्यूमन ओवरी होती है। ह्यूमन में ईस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है। समझ में आ गई बात, तो ये बात याद रखना है आपको। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके शरीर में दी गई है वो है हाइपोथैलेमस। तो फ्लोर को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। आपको पता है कि पिट्यूटरी दुनिया मतलब मैक्सिमम हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी इन योर बॉडी। आपकी पिट्यूटरी खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, आप जिंदा रहेंगे, पर आपको पता है कि अगर आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया तो आप मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी का कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो लोगों को कहा जाता है रो रो रो, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसे हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। आपका अगर उसमें झटका लग गया तो क्योंकि ये बहुत सारी आपकी मेन पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दे रहा है, वो कमांड देना पिट्यूटरी को बंद कर देगा। पिट्यूटरी डैमेज, बाकी सारे ऑर्गन भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और आप मर जाओगे। पैराथायराइड ग्लैंड ये आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पीनियल ग्लैंड जो होती है, ये आपकी बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। लाइट बंद करने पर नींद आती है ना, ये पीनियल ग्लैंड की वजह से है। लाइट बंद करोगे तो मेलेटोनिन हार्मोन निकलेगा जिससे आपको नींद आने लगेगी। थाइमस ग्लैंड ये आपकी बॉडी में थाइमोजीन हार्मोन निकालता है। इसकी वजह से एक स्पेशल टाइप की WBC बनती है जिसका नाम है टी सेल, जो आपको प्रोटेक्शन देती है। सो दीज आर द लोकेशन। देखो थायराइड के पीछे होती है पैराथायराइड, ध्यान से देख लो। थायराइड के पीछे क्या होती है बच्चों, पैराथायराइड, ये हो गई। चेस्ट के पास होती है थाइमस। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल मेलेटोनिन जो आपकी लाइट बंद करने पे नींद लेवाता है। किडनी के ऊपर एड्रेनल, पैंक्रियास, ओवरी, और ऐसी ये फीमेल का हो गया, ऐसी आपकी वो होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका NCERT डिस्क्रिप्शन। बेटा आप देख सकते हो, आपको देखो, आप प्लीज़ देखो कि मैम ने आपको कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ाया है। आई होप ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल हो सकता है। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चे क्यों घबराते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत है। जितना
जहाँ पढ़ाना था सब पढ़ाया। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल 24/7 9th and 10th पे मिलेंगे। और आपको अगर कोई समस्या है, इस चैप्टर में कुछ भी और समझना है दोबारा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वन शॉट वीडियो मैम ने कैसा बनाया यूट्यूब में। ये गारंटी है मेरी कि जो भी वन शॉट्स मैंने बनाए हैं, चाहे वो लाइव प्रोसेस का है चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कोई नहीं बना सकता बच्चों, क्योंकि बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इन स्लाइड्स को बनाने में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे मुझे लगे हैं और भी ज़्यादा। तो इनको थोड़ी सी कदर करिए और हमेशा सोचिए कि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। येस, यू कैन एंड यू विल, मतलब ये आपके लिए आपको बोलना, आई कैन एंड आई विल। थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दूसरों को भेजना है, ताकि सबको ये पता चल जाए कि मैम इस प्लेटफॉर्म में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता है। तुम बताओ, तो मेरी हेल्प करो यार मेरे प्यारे बच्चों, और बताना ये वीडियो कैसा लगा। बस आप ही हैं दुनिया के सबसे अच्छे बायोलॉजी के धुरंधर, और वो बायोलॉजी का बेताज बादशाह सिर्फ मेरे साथ बनेंगे। अगर यकीन नहीं है तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू एंड वेरी मच। नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में मिलूंगी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।